नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो हमने मिलकर के मेहनत की थी और वो मेहनत सही साबित हुई। संकल्प परिवार की टीम के द्वारा अब इन दिनों में जो मैराथन क्लासें ली गई, इससे पहले जो क्लासें ली गई, उन क्लासों में से हूबहू प्रश्न छपे हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न हैं वो आपको ज़्यादा फायदा देंगे। हालांकि शिक्षण अभिरुचि के काफी ऐसे प्रश्न थे जो हूबहू प्रश्न आए, जैसे आईसीटी का प्रश्न आया, मूल्यांकन का प्रश्न पूछा गया, कारण का प्रश्न पूछा गया, एक आपको शिक्षा केंद्रित में बताया था वो प्रश्न पूछा गया। बहुत सारे मैंने वीडियो लिए थे, अगर आप वो सब वीडियो आपने देखे हो तो ये सारे प्रश्न उसी में से आपके पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा पेपर देख करके, खुशी हुई। सभी हमारी जो सदस्य टीम के मेंबर उन सब ने खुशी व्यक्त की कि सर बहुत अच्छा पेपर आया, बच्चों का अच्छा हुआ होगा। हाँ जी सर, हम आपके आभार रहेंगे। जी, आभारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु का एक कर्तव्य होता है और हमने कर्तव्य का निर्वहन किया था और हमारी पूरी टीम ने किया था। सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। सभी अपने साथियों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और इस आंसर की को सटीक तरीके से आपके सामने में लेकर के आया हूँ। हाँ ना, शिक्षण अभिरुचि आपकी क्लास में आए सर, ये हर बार ऐसा होता है, पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसी में से ही सवाल आते हैं, कभी कभी एक दो सवाल चेंज भी कर देते हैं और इस बार फिर वापस हूबहू सवाल पूछे गए। तो आपके सामने ये सवाल हैं और ये देखिए इस सवालों के क्या आंसर थे वो देख लीजिए। देखो, एक सवाल पूछा गया आपको कि अधिगम क्षमता को कौन प्रभावित नहीं करता है। ध्यान रखना, अधिगम क्षमता को कौन प्रभावित नहीं करता है। अब देखो, अधिगम क्षमता को आपने उत्तर दिया था कि सर वातावरण प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। प्रशिक्षण प्रभावित करता है, ट्रेनिंग देने से सीखना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वातावरण प्रभावित नहीं होगा। अब आनुवंशिकता प्रभावित नहीं करती। इसका उत्तर यह था कि अधिगम क्षमता प्रभावित किससे प्रभावित नहीं है, आनुवंशिकता से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। यस। एक सवाल था, गृह कार्य देने का लाभ कितने बार करवाए बताओ। ये तो सभी को याद हो गया और कितना जल्दी आपने शिक्षण अभिरुचि की होगी। बाद में आपसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कितने सवाल आएंगे, फिर मेरिट के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ सवाल था स्व अध्ययन और आदत का विकास करना। ये ऑप्शन जिसने भी दिया है वो उसका राइट था कि गृह कार्य देने का लाभ यही होता है कि बच्चे के अंदर एक स्वाध्याय की आदत का क्या करना है, विकास करना, स्वाध्याय की। शिक्षा में अवरोधन क्या है, अवरोधन का मतलब बाधक। यस यस। सर पेपर बहुत अच्छा था, थैंक यू, धन्यवाद। यही बस हमारी पूंजी यही है ना, सबसे बड़ा हमारा धन यही है कि बस आपका थैंक यू आना चाहिए और आपका ये शब्द आते हैं ना, सर पेपर अच्छा था और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल राइट हुए। अगर आप अभी कहते कि सर आपके पढ़ाई में से एक भी नहीं आया तो हम भी कितने निराश हो जाते हैं ना। लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, सभी साथियों को जोड़ दो। किसी भी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना, ज्यादातर समय अगर वो इसी क्लास में रह रहा है तो वो क्या है, अवरोधक माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला सवाल था, मूल्यांकन को मापने की विधियां किस प्रकार की। मूल्यांकन को मापने की विधियां गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है ना। कैसी है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। ये मनोविज्ञान की एक परिभाषा पूछ ली, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी साथियों, मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मैंने शिक्षक भर्ती रीट वालों को बहुत बार पढ़ाई है, मैं उनको याद भी करवाता हूं। ये सवाल मैंने आपके सामने कभी डिस्कस नहीं किया। व से विकास और व से वुडवर्थ में उनको याद भी करवाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके मनोविज्ञान भी पूछ लेंगे। तो ये सवाल मनोविज्ञान का था, सीखना विकास की प्रक्रिया। अगर किसी ने उत्तर दिया हो कि ये वुडवर्थ, इसका उत्तर सही है। यस यस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया हुआ पेपर, अच्छा हुआ, मस्त, वेरी गुड, है ना। आपके चेहरे खिलखिलाए हुए दिख लग रहे हैं ना, कमेंट से पता चल रहा है। सीखने का मुख्य तत्व, सीखने के अंदर इच्छा, प्रेरणा, ऐसे थे ऑप्शन थे इसके अंदर कि सीखने का मुख्य तत्व इनमें से सभी। मैंने पेपर के अंदर ये आपको बता देता हूं, मैं कई बार कहता हूं उपयुक्त सभी, इनमें से सभी ज्यादातर आपके ये शिक्षण अभिरुचि वालों में लगभग आप सही होंगे। यस, पूरी टीम को धन्यवाद, कम समय में सफल करेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, आशीर्वाद बना रहे। प्रभावी संप्रेषण विस्तृत ज्ञान से होता है। अच्छा नॉलेज हो ना, संप्रेषण बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। उसके लिए एक विस्तृत ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्रतम है, सांकेतिक सबसे तेज होता है। संकेत है ना, जब भी हम कोई भी, जैसे मैं अभी लाल बत्ती को देख करके तुरंत लोग रुक जाएंगे, कितनी दूर से, वहां से कोई आवाज देगा तब तक वो अपने पास में नहीं आएगी और वो जल्दी से रुक जाती, इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहता है, संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्रतम है,
में सांकेतिक। नेतृत्व गुणों का विकास बालक में किसके लिए किया जाता है? यस, बालक को नेता बनाने के लिए करते हो क्या, है ना? क्या कहा था आपने? नेतृत्व गुणों का विकास किसके लिए करेंगे मेरे लाडलो? नेतृत्व गुणों का विकास करेंगे व्यक्तित्व विकास के लिए। किसके लिए? व्यक्तित्व विकास के लिए। सर मेरा सही है। अच्छा, आज तो झंडे गाड़ दिए, पुलिस वाला मोटिवेशन। सभी साथियां जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया बात है ना। चंद्र प्रकाश जी गहलोत कह रहे हैं सभी साथी जुड़ जाइए। ये होगा उत्तर, व्यक्तित्व विकास के लिए। शिक्षक विद्यार्थियों में कौन सा शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए? विद्यार्थी आज्ञाकारी होना चाहिए, विद्यार्थी आदर करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थी अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, या विद्यार्थी जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए? सबसे अच्छा शिक्षक को वो विद्यार्थी लगता है जिसमें कैसा गुण हो? जिज्ञासा का गुण हो। अभी पाठ्यचर्या और शिक्षक ये किस पर केंद्रित है? बाल केंद्रित है, ध्यान रखना। वर्तमान में एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम आ रहा है ना, वो किसको मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है? एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बालक को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। 6th क्लास का ऐसा होना चाहिए, 7th क्लास का ये होना चाहिए, 8th क्लास का इस तरह से होना चाहिए, उसको मद्देनजर रख करके ही बनाया जाता है। यस, वेरी गुड। बीएड कंप्लीट हो गई कविता गुर्जर की, है ना? बहुत अच्छे। शिक्षण अभिरुचि में बच्चे बस शानदार नंबर लेकर के आते हैं। यस, संकल्प क्लासेस का दिल से आभार, थैंक यू। विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थापना क्यों की जाती है? पुस्तकालयों की स्थापना सारी डिटेल दी थी विद्यार्थियों में स्वाध्याय के विकास के लिए, है ना, खाली समय के उपयोग के लिए। तो इसमें सारी बात आती है। तो उसका उत्तर था कौन? इनमें से सभी जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर राइट है। यस। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल मैंने आपको बताया था। शिक्षण कौशल देखो LSRW, शिक्षण कौशल पढ़ाने के लिए, है ना, जिसका संप्रेषण अच्छा हो, बोलने की क्षमता अच्छी हो। ये शिक्षण क्या है? टीचिंग एक स्किल है। टीचिंग क्या है? प्रश्नोत्तर कर सके, ये भी एक तरीका है शिक्षण कौशल का। तो इसमें से होगा कौन सा? इनमें से सभी जिसने भी उत्तर दिया है उनका रही है। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये CCE का सवाल आया। देखो CCE के 2 सवाल पूछे गए थे। CCE नया पैटर्न है, शिक्षा में नवाचार है, और लगातार इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करण भाटी कह रहे सर मेरे बुक नहीं आई अभी तक। करण जी भिजवा दी गई, अभी क्या 2 दिन ये बीच में छुट्टियों का भी रहा ना, इसलिए पोस्ट ऑफिस की वजह से नहीं आए। हमने सभी की किताबें यहां से रवाना कर दी। आज हम टेलीग्राम में एक लिस्ट भी जारी करेंगे कि इन की हमने किताबें भेज दी है। ऑर्डर बहुत ज्यादा है और दिल्ली की पोस्ट ऑफिस वाले 400 से ज्यादा लेते नहीं है, और जल्दी से आपके पास आ जाएगी। यस, जीके बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, जीके शानदार था। आपको आरडी सर के द्वारा मैंने भी कोशिश की, और अपने ज्योग्राफी के सर ने भी बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आकर के क्लासें ली। रीजनिंग वाले सर ने भी देखो कल लास्ट में भी उन्होंने आपके लिए क्लास ली, और लंबी क्लास लेकर के आपको मोटिवेट किया, और हूबहू सवाल छपवाए, है ना। तो यहां पर भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम, बातचीत भाषा में देखो उसमें ऑप्शन मैगजीन भी था, अखबार भी थे, पाठ्य पुस्तक, लेकिन जब टॉकिंग नहीं होगी ना तब तक भाषा नहीं सीखी जाएगी। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों पर क्या देकर के व्याख्यान देकर। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता में हमेशा कैसा गुण होता है? नवीनता। सृजनात्मकता नवीनता, सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण होता है ना, मौलिकता का गुण होता है। यस, बहुत बढ़िया बात। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में विधियों का अलग अलग विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए? अलग अलग विधियों का इसलिए प्रयोग करना चाहिए कि एक सामान्य विधि से, क्या लिखा हुआ? एक सामान्य विधि से नहीं सीख सकते। एक विधि से नहीं सीख सकते तो विधि चेंज करनी। अब उसमें ऐसा नहीं है कि अलग अलग विधियों करने से उसमें आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा शिक्षक वो है जो पढ़ाए और वही विद्यार्थियों को क्या है? समझ में आ जाए। ध्यान रखना, पढ़ाए, जो पढ़ाया है वही विद्यार्थियों को अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए वो कैसा शिक्षक है, वह बहुत अच्छा शिक्षक है, उसको अच्छा शिक्षक माना जाता है। लीजिए, बालक सीख रहा है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? अब बालक सीख रहा है, क्या करेंगे? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है प्रश्न पूछ लीजिए, और प्रश्नोत्तर कर से पता चल जाएगा कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यस, सुनील जी क्या कह रहे? सर प्लीज कमेंट रिप्लाई देना। हाँ सुनील जी, कौन सा देना है ना? चूका विश्नोई सर, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा पेपर। MS राजस्थानी, थैंक यू। बुक बांसवाड़ा कब आएगी? बुक स्टोर पे तो आ जाएगी, अब ऑनलाइन ऑर्डर ऐप से करोगे तो हम यहाँ से आपके लिए भेज देंगे। बहुत अच्छी सुविधा है।
आपको घर पे आकर के 4-5 दिन उसमें रखेंगे, तुरंत बुक्स मिल जाएगी। सबको पढ़नी चाहिए, आपको भी पढ़नी चाहिए और अपने जितने भी साथी सबको बताना चाहिए। हाँ सर गलत हो गया, होता रहता है। सर मेरे से गलती हो गई है, 9 प्रश्न हिंदी के इंग्लिश कर दिया। अच्छा ऐसे कैसे किया मेरे लाडलो, इतना समझा देता हूं, हर बार बताता रहता हूं कि आप ऐसा मत किया करो। बालक सीख रहा है, इसका निर्धारण उससे प्रश्नोत्तर को सुन करके। नेतृत्व गुणों के लिए आवश्यक है, नेतृत्व गुणों के लिए सामाजिक परिपक्वता का होना बहुत जरूरी है। जब उसमें सोशल मैच्योरिटी नहीं होगी तो वो नेता क्या हो सकते, वो नेता नहीं हो सकते। ये गुण होना जरूरी है। आईसीटी में अध्यापक की भूमिका समन्वय की होती है। हूबहू प्रश्न छपा था और ये सीधा मैंने आपको बताया था। और आईसीटी के बारे में कई विद्यार्थियों ने मुझे फुल फॉर्म भी पूछी थी, सर आईसीटी होती क्या है, ये भी मेरे को पूछा था, है ना। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैंने बताया था। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, अवबोध स्तर को बढ़ाने के लिए, है ना। ये सारे ऑप्शन में थे, इसमें से इनमें से सभी जिसने भी दिया है उनका उत्तर राइट था। अगला सवाल है कि पाठ योजना मदद करती है दोनों के अंदर, सैद्धांतिक ज्ञान के लिए और प्रबंधन के लिए। सैद्धांतिक ज्ञान और मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट भी तो जरूरी है ना। एक शिक्षक क्लास में प्रवेश करने से पहले अपनी जब पाठ योजना नहीं बनाएंगे तो एक तो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे पाएंगे, दूसरा मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पाएंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करें, गहन अध्ययन के द्वारा। शानदार विद्यार्थी अध्ययन करवाया जाए, गहन अध्ययन करवाया जाए तो समझ लीजिएगा विद्यार्थी प्रेरित जरूर होंगे। यस जीके बताओ, बस इसके बाद में जीके के क्वेश्चन है। यस यस राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, एक से आया था, बिल्कुल बहुला जी आया था। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, सत्तावादी मतलब सत्ता किसके हाथ में रहती है, शिक्षक के हाथ में रहती है, ये तो सत्तावादी। तो यहां पर कैसा होगा, शिक्षक केंद्रित। शैक्षिक प्रौद्योगिकी है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से निरस्त नहीं होता है ना। इसमें ऑप्शन एक था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की विशेषता नहीं है, विशेषता तो यहां पर बाकी सब विशेषता है, इससे ज्ञान निरस्त होता है, ये नहीं। यस मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा, इनमें से सभी मूल्यांकन के बारे में जो परिभाषा दी गई थी वो मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा इनमें सभी थी। विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन के बारे में भी जो बताया गया था वो भी ऑप्शन इनमें से सभी था। तो कहीं कह देंगे सर इनमें से सभी राइट हैं, बिल्कुल राइट है। यस सर जोधपुर में बुक कहाँ मिलेगी, जोधपुर में सब जगह मिल रही है। वैसे अपने संकल्प अपने इस बुक के जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे राजस्थान में जोधपुर से हैं, जिनका नाम है राजदीप बुक डिपो, जालोरी गेट के पास में पड़ता, थोड़ा इधर की तरह आएंगे तब राजदीप बुक डिपो पर ये किताबें अभी मिल रही है, ठीक है। यस सृजनात्मकता की टेक्निक है, इनमें से सभी सृजनात्मकता की टेक्निक होगी जिसमें समस्या समाधान होगा, समूह चर्चा होगी, ये सारी सृजनात्मकता जिसमें नई बातें सीखी जाती है। एक विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आता है तो उसके किसको जानना है, उसके कारण को जानना, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं करके आज उसके कारणों को जानना। यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो कौन से स्तर पर करेंगे, प्राथमिक स्तर पर करेंगे। कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर सुधार करेंगे। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना, ये उत्तर बता दो फटाफट। ये उत्तर क्या दिया था इसका कि रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई थी। कृपाल सिंह शेखावत का सवाल आया था, बताओ इसका उत्तर क्या दिया था। कृपाल सिंह शेखावत है ना, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है, ब्लू पोट्री से। किससे, इसका उत्तर आपको देना था ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। 84 खंभों की छतरी, यस किंडरगार्टन फ्रॉबेल, बिल्कुल किंडरगार्टन फ्रॉबेल राइट है। हाँ 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी। 80 खंभों की छतरी कहां पर है, अलवर के अंदर, अलवर के अंदर। यस स्थापत्य कला का जनक कितनी बार समझाया हुआ है, हर वीडियो के अंदर ये सारी बातें आपके सामने मिल जाएगी। बताओ स्थापत्य कला का जनक आपने उत्तर क्या दिया था। यस नीली, ब्लू पोट्री, बिल्कुल बूंदी। 84 खंभों की छतरी का उत्तर आ गया बूंदी। स्थापत्य कला का जनक का भी उत्तर आ जाएगा, सब लिखेंगे महाराणा कुंभा। यस यस महाराणा कुंभा, यहां उत्तर होगा इनका महाराणा कुंभा, जो थे स्थापत्य कला के जनक थे, स्थापत्य कला के जनक। ये लीजिए आपके सामने एक और प्रश्न। यस हाँ सवाल ये है आपके सामने, सवाल क्या है,
राजस्थान राज्य अभिलेखागार, देखो क्या सवाल था कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी के अंदर हुई थी, ये राज्य में कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर था राज्य में कहां पर? बीकानेर के अंदर। क्या उत्तर दिया बताओ? कुंभा उत्तर सही है, बिल्कुल कुंभा उत्तर सही है। यस यस, बीकानेर भी उत्तर आना शुरू हो गया। अगला है कुचामणि ख्याल। कुचामण नागौर में, कहां पर है? कुचामण नागौर में। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर दिया था लच्छीराम। लच्छीराम जी जो थे कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक थे। उसके बाद सवाल था शिवरात्रि मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर लगता है, और कब लगता है? फागुन कृष्णा 13 को लगता है शिवरात्रि मेला लगता है। मारवाड़रा परगनारी विगत जिसको राजपुताने का गजेटियर कहते हैं, बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आप लोगों ने क्या दिया था? फागुन कृष्णा 13 उत्तर दिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसका उत्तर क्या दिया था? मारवाड़रा परगनारी विगत, और दूसरी किताब थी मोहनोत नैणसी ख्या। तो इसका सीकर में बुक नहीं मिल रही है। मोहनोत नैणसी ख्यात, मोहनोत नैणसी ख्यात, तो सीकर नहीं मिल रही है। तो इस बुक स्टोर वाले को बोलो कि जल्दी से लेकर के आए कि ये किताब क्यों नहीं मिल रही है। मोहनोत नैणसी ख्यात, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी थी? ये लिखने वाले थे मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोत नैणसी के द्वारा ये लिखी गई थी। यस, अगला सवाल, खेराड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? फटाफट उत्तर आना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है? अभी बता देंगे सर, ज्योग्राफी वाले सर आने वाले हैं, कृषि फॉर्म के बारे में बता देंगे आपको। यस, जल्दी से आपके उत्तर आने दीजिए। यस सर, धन्यवाद आपका, बिल्कुल मोस्ट वेलकम मेरे लाडलों। सबको शेयर कर दीजिए। अभी तो क्लास के सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं, सारे फैकल्टी मेंबर आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं ना। सर आपका धन्यवाद। राजस्थान का अबुल फजल, यस यस यस। तो राजस्थान में खेराड़ी कहाँ बोली जाती है? इस क्षेत्र के अंदर। टोंक और भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसमें बोली जाती है। मैं कई बार कहता हूं खेराड़ी में इस 3 प्रकार का मिश्रण है, एम, डी और एच। एम का मतलब मेवाड़ी, डी का मतलब ढूंढाड़ी, एच का मतलब हाड़ोती। इस तीनों का मिश्रण है, उसको क्या बोलते हैं? खेराड़ी बोलते हैं। मैं कहता हूं एम डी एच खेराड़ी मसाला। कैसे याद रखना है? एम डी एच खेराड़ी मसाला याद रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? उत्तर क्या दिया मेरे प्यारे लाडलो? 1999 ईस्वी दे के आए या नहीं आए? राज्य मानवाधिकार आयोग, यस, भीलवाड़ा टोंक आपका उत्तर सही है। 1999 भी आपका सही है। चालीसा महोत्सव कौन से समुदाय के अंदर ज्यादा होता है? मतलब वही मनाते हैं, दूसरे कोई मनाते नहीं है। आयोलाल झूलेलाल क्या है? और आयोलाल झूलेलाल तो होगा, उत्तर कौन सा होगा? सिंधी समुदाय के अंदर चालीसा महोत्सव चलता है। चेटी चंड भी चलता है। और फिर मलिनाथ जी का मेला खड़नाल में लगता है क्या? नहीं जी, खड़नाल में लगता है। किसका? तेजा जी का मेला खड़नाल में लगता है। तो मलिनाथ जी का मेला कहां पर लगता है? मलिनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुक्ला 11 तक मलिनाथ पशु मेला लगता है। मलिनाथ पशु मेला, यस। कृषि फॉरम सूरतगढ़, बिल्कुल सही कह रहे हो। राजस्थानी धरोहर तिलवाड़ा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो 15-20 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। जगदीश बेनीवाल लिख रहे सर 450 प्लस है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा स्कोर है आपका। हाँ जी सर। राज्य वित्त आयोग का गठन 1955 के अंदर है ना। सांझी पूजन ध्यान रखना, कुंवारी कन्याएं करती। कौन करती है? कुंवारी कन्याओं के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। सांझी माता का व्रत किया जाता है। केले की सांझी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। उदयपुर का मच्छंदर नाथ मंदिर सांझी हेतु प्रसिद्ध है, इसलिए उसको सांझा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यस,
30+ से, अरे वाह, गुड, क्या बात है। हाँ, शिवरात्रि हिंदी कौन से माह के अंदर? ये तो 1857 की 57 क्रांति की छावनियां कितनी थी? 1857 क्रांति के अंदर छावनियां कितनी थी, ये सवाल पूछा गया है। 6 छावनियां थी। ए नन्नी, ए नन्नी क्या देखें? ब्याव देखें। ये कई बार सवाल कराया हुआ है कि ए का मतलब एरिनपुरा, ना नसीराबाद, नी नीमच, ब्यावर और देवली और खेरवाड़ा। ए नन्नी ब्याव देखें। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ये थोड़ा टफ प्रश्न था। अप्रैल 1919 इसका उत्तर देना था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ के द्वारा। यस सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया है ना सर, आपकी क्विज से बहुत फायदा हुआ। यस यस, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। मेरिट कितनी रहेगी? मेरिट कम रहेगी, आप चिंता मत करो। पेपर बढ़िया लेवल का था, शिक्षण अभिरुचि अच्छी पूछी गई थी, हिंदी के सवाल भी अच्छे थे, और रीजनिंग में अभी सर आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या बोलते हैं, तब मैं आपको बता दूंगा मेरिट के बारे में। नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान, विजय सिंह पथिक इसका उत्तर सही था। विजय सिंह पथिक उत्तर सही था। यस। कालीबंगा, यस, गुड गुड। कालीबंगा के अंदर जो सवाल था ना, वो ऐसे था, बी बी लाल, है ना, बी बी लाल और बी के थप्पड़। जब बीबी मारती है थप्पड़ तो चेहरा हो जाता है लाल, है ना, ये याद रखना था। और आप उत्तर क्या दे के आई पता नहीं मेरे को। विजय सिंह, भूप सिंह, अंग्रेजों के ठिकाने पूछे थे, छावनियां नहीं है। छावनियां ठिकाने एक ही हुए ना, उस समय छावनियां 1857 क्रांति की छावनियां पूछी थी। यस। और क्या सवाल था बताओ? कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? माधो सिंह। माधो सिंह जो थे वो कोटा राज्य के संस्थापक थे। 1631 में माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा कोटा राज्य की स्थापना की गई थी 1631 के अंदर। सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे? अगर देना है तो बीडीओ को देंगे, जिसका नाम है विकास अधिकारी। ध्यान रखना, क्या? विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देंगे, बीडीओ को देंगे। यस। रमेश बिश्नोई खारा, आपका धन्यवाद, थैंक यू सर। गलत हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है, हम भी देते थे ना एग्जाम, हमारे भी ऐसे ऐसे गलत हो जाते थे। यस सर। अरे भाई, अब प्रश्न सभी आरडी सर वाली क्लास में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बढ़िया बात है। शिक्षक को, गुरुजी को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, जिससे गुरुजी को और अच्छी क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है ना। महावीर प्रसाद हमारे जो लाडले विद्यार्थी है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सर की क्लास में आए, तो सर की क्लासें रेगुलर चलेगी यूट्यूब के ऊपर। और आप देखो, अब आगे वनपाल में धमाका चलता रहेगा और आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहे। अगला सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 कब हुआ? राज्य सर ने करवाया था, अभी मैराथन क्लास में मैं देख रहा था। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994। यस। राज्य वित्त आयोग का गठन 1955 में हुआ था। 1955 वित्त आयोग। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? अगर प्रश्न आ जाए तो राज्यपाल को देते हैं। किसको? राज्यपाल। जोधपुर प्रजा मंडल, जोधपुर प्रजा मंडल जय नारायण, है ना, नारायण व्यास। ध्यान रखना, जय नारायण व्यास जोधपुर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? सवाल ये था, जोधपुर प्रजा मंडल के संस्थापक। पूनावाड़ा कांड कब हुआ था? जल्दी से बताओ, पूनावाड़ा कब हुआ था? फटाफट बताओ।
क्या उत्तर दे रहे हो? पूनावाड़ा का संबंध किस जिले से था? तो जिले से था तो डूंगरपुर उत्तर देना था। क्या उत्तर देना था? डूंगरपुर। अगर पूछ लेते कब हुआ था? मई 1947 में हुआ था। पूनावाड़ा और रास्तापाल हत्याकांड है ना, पूनावाड़ा और रास्तापाल। बोलियों का वर्गीकरण यस जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। किसने? ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थान के अंदर बोलियों का वर्गीकरण किया गया था। यस, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड मेरे लाडलों। अब आपके सामने रीजनिंग के सवाल लेकर के और गोदारा सर आ रहे हैं। आप सवालों का आनंद लीजिए और वो रीजनिंग के जितने भी सवाल है उनके बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। भौगोलिक क्षेत्र में कितने संभाग बांटे गए सर अच्छी तरह से आपको समझा देंगे, बेफिक्र रहिए। अपने ज्योग्राफी के सर भी अच्छे सवाल लेकर के, करंट अफेयर के प्रश्न कितने पूछे, ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर इसमें वैसे बीएसटीसी में नहीं पूछते हैं, आगे वनपाल वन रक्षक उसमें खूब पूछेंगे। बीएसटीसी में जब ये थोड़े बहुत आपके आए थे, मंत्रिमंडल का सवाल पूछ लिया, एक ये राज्य वित्त आयोग का सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के सवाल, ये सवाल आपसे पूछे गए थे। और इसको हमने ऑफलाइन के बच्चों को भी ये सवाल प्रैक्टिस में खूब दिए थे और उन्होंने अच्छे तरीके से सवालों की प्रैक्टिस की थी। सभी एक बार और विद्यार्थियों को जोड़ दीजिएगा, आपका अगला पेपर आपके लिए तैयार है। हाँ जी विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। माँ सरस्वती की कृपा से, बजरंग बली की कृपा से जो आपको पढ़ाया सेम टू सेम क्वेश्चन आए। जैसे आपने हमें बताया कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, तो स्मृति पे आधारित क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखो सलोजिज्म कल हमने पढ़ा, कुछ पुस्तकें कार है और कुछ कारें बॉक्स है। निष्कर्ष, कुछ पुस्तकें बॉक्स है, कुछ बॉक्स पुस्तकें हैं। आपको बताना है आप क्या करके आए। कीजिए क्वेश्चन, बताता हूं मैं आपको सही आंसर क्या था। करो, पहले नाम पुस्तकें का है तो डायग्राम बनेगा पुस्तकों का। कुछ पुस्तकें कार है, डायग्राम थोड़ा सा कटेगा। कुछ पुस्तकें कार है, फिर कह रहा है कुछ कार बॉक्स है, कुछ कार बॉक्स है, तो कार वाला डायग्राम बॉक्स से थोड़ा सा कट जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे पुस्तकें और बॉक्स के बीच में कोई संबंध दिया हुआ नहीं है। अगर पुस्तकें और बॉक्स के बीच में संबंध पूछे तो हम कन्फर्म बता नहीं सकते, संभावना पूछे तो संभावना बिल्कुल सही होगी। निष्कर्ष क्या है? कुछ पुस्तकें बॉक्स है, कुछ पुस्तकें बॉक्स है, ये बात बिल्कुल गलत है विद्यार्थियों।
कुछ बॉक्स पुस्तकें हैं, ये बात भी बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। यदि आप करके आए थे दोनों निष्कर्ष गलत है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, अन्यथा गलत हो गया फिर आपका। अगर यहाँ पे संभावना पूछी जाती भी कुछ पुस्तकें बॉक्स होने की संभावना है तो सही होता, लेकिन संभावना नहीं पूछी। क्या पूछा? कुछ पुस्तकें बॉक्स है, गलत बात। कुछ बॉक्स पुस्तकें हैं, गलत बात। दोनों निष्कर्ष गलत थे। आ गया समझ में? हाँ जी। चलो फिर डिस्कस करेंगे कितने सही थे आपके। अगला प्रश्न, कल आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाया, देखो सेम क्वेश्चन आया। इंडिया को दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देता है? अपना देश इंडिया यानी भारत, इसको दर्पण में देखें कैसे दिखाई देता है? तो कल आपको बताया था दर्पण में दायां बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां दाईं तरफ दिखाई देता है। यदि दर्पण दिया हुआ नहीं हो तो दर्पण आकृति के दाईं तरफ मानते हैं INDIA। इसके दर्पण बताया हुआ नहीं है कहां है, तो दर्पण कहां मानेंगे? दाईं तरफ। दर्पण दाईं तरफ मानेंगे। दर्पण में नजदीक वाला नजदीक दिखाई देता है, लेकिन जल में पहले वाला पहले दिखाई देता है। यहां पे जल नहीं, यहां पे क्या पूछा? दर्पण। तो शुरुआत ए से होगी। ए का दर्पण में दायां बायां चेंज होता है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे रहता है। इसके बाद आई का आई रहेगा। ये जो डी है इसका दायां बायां चेंज होगा, तो डी किस प्रकार से हो जाएगा? इस प्रकार से। कल मैंने आपको बताया था एन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, और देखो सीधा क्वेश्चन आ गया। एन में जो सीधी रेखा है दोनों साइड वाली, ये जो सीधी रेखा है ये तो सीधी खड़ी रहेगी, लेकिन विद्यार्थियों ये जो रेखा है, इस प्रकार की जो रेखा है, चाहे उसको दर्पण में देखो चाहे उसको जल में देखो, इस प्रकार की रेखा इस प्रकार से हो जाती है, ये ध्यान रखना। और आई का आई रहेगा। यदि आपने ये आंसर किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यदि आपने एन को सेम रख दिया है वहां पर तो आपने गलती कर दी। इस बात का आप ध्यान रखें। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको क्लास में खूब करवाया हुआ क्वेश्चन है, बार बार कराया हुआ है, टेस्ट में दिया हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? करो आप और कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बताइए आप। हाँ जी विद्यार्थियों, देखो ये टेस्ट में कम से कम 5 बार आपको दे दिया। एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती शर्मा जी और उनकी 5 बेटियां हैं। प्रत्येक बेटी के एक भाई है। इस परिवार में कुल कितने लोग हैं? तो एक तो है श्रीमान शर्मा जी, एक श्रीमती शर्मा जी, कितने हो गए? 2। उनकी 5 बेटी है, 2 और 5 कितने हो गए? 7। और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, प्रत्येक बेटी का एक भाई है विद्यार्थियों। तो जो एक भाई है वो सभी बहनों का भाई होगा। एक भाई सभी बहनों का भाई होगा। तो इसमें जिनका उत्तर था 8 जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने 8 नहीं किया उन्होंने बड़ी गलती कर दी। देखो एक शर्मा जी, एक उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा जी 2, 5 उनकी बेटियां 7 और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। तो एक भाई सभी बहनों का भाई होता है और एक बहन भी सभी भाइयों की बहन होती है। लेकिन एक पति सबका पति नहीं होता, आपको बताया था ना। और एक पत्नी सबकी पत्नी नहीं होती। अगर यहाँ पे ये होता ना प्रत्येक बेटी का एक पति है तो 5 के पति कितने होते? 5 होते। फिर एक से काम नहीं चलता। लेकिन 5 बेटियों में प्रत्येक का एक भाई है तो एक भाई सबका भाई। तो इसमें 8 आंसर बिल्कुल सही है। यदि आपने ऐसे कर दिया 1 और 1 2 और 5 7 और 5 12, जो 12 कमेंट कर रहे हैं उनका गलत है। 12 वही कर रहे हैं जो भगवान की कृपा से इस चैनल पे पढ़े हुए नहीं है। हाँ, उनका गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम पर्सन है। टेस्ट के अंदर कितनी बार दिया आप खुद बता दो। रटा दिया ना, आप देखते ही उत्तर बता दोगे। सेम क्वेश्चन आया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आप देखते ही बता दोगे, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। नियम बताया था ना, आपको नंबर लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सीधे सीधे 16। 16 का डबल कर दो, कितना हो गया? 32।
उसमें 5 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ गया 27। 27 आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, 27 आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो 27 करके आए हैं बिल्कुल सही करके आए। मैंने आपको सीधी ट्रिक भी बता रखी है, देखते ही करना वो भी तरीका बता रखा है, गिन के दिखाए हुए हैं बहुत बार आपको। तो 27 आंसर आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, 2400 लाइव है, 1200 लोगों ने लाइक किया है। कंजूस हो गए आप, एक बार लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, आनंद आ जाएगा। हाँ, आनंद आ जाएगा आपको आज। AZBYCX ये सेम पर्सन आपको टेस्ट में दिया हुआ है। आप पिछले पेपर देखें, संकल्प क्लासेज बाड़मेर के पेपर देखें, फिर ये देखें ये पर्सन सेम टू सेम आए कि नहीं आए। ए के सामने क्या होता है Z, बी के सामने Y और सी के सामने क्या होता है X। बस हो गया, क्वेश्चन हो गया ना, हो गया। अगला पर्सन, ये भी आपको सेम टू सेम पर्सन मिलेगा। कितनी बार टेस्ट में ये पर्सन दिए, क्लास में कराए, ऐप में कराए। देखो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। विद्यार्थियों, आपको खूब क्यूब याद कराई थी, 20 तक आपको याद कराई हुई है, 10 तक तो आपकी रटी हुई थी, 1 से 20 तक क्यूब याद कराई, लेकिन 1 से 6 तक क्यूब पूछी। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। अब क्यूब में क्या कर दिया, एक एक प्लस कर दिया। 1 को क्या लिखा 2, 8 को लिखा 9, 27 को लिखा 28, तो 64 का क्या हो जाएगा 65। 64 का क्या होगा 65। 125 का उसने लिख दिया 126, 216 को उसने लिख दिया 217। तो क्यूब में +1 करना था। कितने आसान क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े हुए हो तो आसान उसको लगता है जिसको आता है, जिसको नहीं आता उसको आसान नहीं लगता। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। C का मान 3 है, A का मान 1 है, D का मान 4 है, B का मान 2 है, G का मान 7 है, E का मान 5 है, H का मान 8 है, F का मान 6 है। 3 को 7 लिखा, 4 जोड़ दिया, 1 को 5 लिखा, 4 जोड़ दिया, 4 को 8 लिखा, 4 जोड़ा, 2 को 6 लिखा, 4 जोड़ा, प्लस कितने कर रहा है 4 कर रहा है। तो K का मान 11 है, I का मान 9 है, L का मान 12 है, J का मान 10 है। 4 जोड़ना है, 11 और 4 कितने होते हैं 15, 9 और 4 13, 12 और 4 16, 10 और 4 14, 15 पे O, 13 पे M, 16 पे P, 14 पे N, OMPN। हाँ, एक बंदा कह रहा है जल्दी कराओ भाई साहब, अब तो पेपर ही हो गया, अब काहे की जल्दी है, अब तो पेपर हो गया आपका, अब तो आराम से देखो, आनंद लो। OMPN, OMPN आपका आंसर था। मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, निमोनिया का वह संबंध किससे होगा। क्या करके आए जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, निमोनिया का वो संबंध किससे होगा, आप क्या करके आए जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखता हूं कौन कौन सही आंसर करके आए हैं। हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप। 25 मीटर, उसके बाद 10 मीटर दक्षिण में, फिर दक्षिण में कितना गई 10 मीटर, उसके बाद 15 मीटर पश्चिम में, फिर पश्चिम में किधर कितना गई 15 मीटर। ठीक है साहब, आगे चलो। और अंत में 10 मीटर उत्तर में जाती है, अंत में 10 मीटर उत्तर में जाती है। चलो जी ठीक है, चली गई। अब देखो, यहां से यहां तक की दूरी थी 25, नीचे आई 10, इधर आई 15, तो ये जो दूरी बची यहां से यहां तक, ये कितनी बची 10, और 10 चली गई ऊपर। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है। घर से वो यहां है, घर से कौन सी दिशा में है, तो प्यारे विद्यार्थियों घर से यहां से ये दिशा कौन सी है, पूर्व। घर से दिशा है पूर्व। यदि ये पूछा जाता कि राधिका का मुंह कहां है, तो राधिका का मुंह कहां है, उत्तर की ओर। यदि ये पूछा जाता घर से कितना दूर है, तो 10 मीटर होता। लेकिन पूछा ये था घर से किस दिशा में है, तो पूर्व जो करके आए हैं मेरे लाल और लाली, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में डांस को DANCE, डांस को क्या लिखा जाता है, GXQZH लिखा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में
राइट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो डी का मान 4 है, ए का मान 1 है, एन का मान 14 है, सी का मान 3 है, ई का मान 5 है, जी का मान 7 है, एक्स का मान 24 है, क्यू का मान 17 है, जेड का मान 26 है, एच का मान 8 है। 4 को 7 लिखा, कितना जोड़ा? 3। ए का मान 1 भी होता है, ए का मान 27 भी होता है, क्योंकि जेड के बाद वापस 1 आता है। 27 को 24 लिखा -3, 14 को 17 लिखा +3। सी का मान 3 भी होता है, सी का मान 29 भी होता है। आपको कितनी बार बताया हुआ है? 29 में 3 घटाया 26, 5 में 3 जोड़ा 8, +3 -3 +3 -3 किया। हाँ जी, आ गया समझ में? चलो, तो राइट को क्या लिखेंगे? अब हमें बताना है उसी सांकेतिक भाषा में RIGHT। पहले करना है +3, फिर करना है -3। 18 में 3 प्लस किया 21, 21 पे होता है U। I का मान 9, 9 में 3 घटाया 6, 6 पे होता है F। G का मान 7 और 3 10 पे J। फिर +3 -3 +3 -3 8। H का मान 8, 8 में 3 घटाया 5, 5 पे E। फिर +3। T का मान 20, 20 3 23 पे W। आ गया ना समझ में? देखो R का मान 18 है, I का 9 है, G का 7 है, H का 8 है, T का 20 है, U का 21 है, F का 6 है, J का 10 है, E का 5 है, W का 23 है। 18 3 21, 9 में 3 गए 6, 7 3 10, 8 में 3 गए 5, 20 और 3 23। यदि आपने किया है UFJEW तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आया। 467 का अर्थ है लिव्स आर ग्रीन। 485 का अर्थ है ग्रीन इज गुड। 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग। तो निम्न में से लिव्स का कोड क्या होगा? आपको कितनी बार ये बात बताई, जिसका पूछे उसी को देखो। लिव्स का पूछा है, इसमें लिव्स है तो हमारा उत्तर इन तीनों में 1 है। इन दोनों में लिव्स नहीं है तो हमारा इन दोनों में उत्तर नहीं हो सकता। हमारा उत्तर 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है लेकिन लिव्स नहीं है। हमारा उत्तर 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 कॉमन है लेकिन लिव्स नहीं है। पीछे क्या बचा? 7। वही आपका उत्तर है, वही आपका उत्तर है। यदि इस क्वेश्चन को डिटेल से करोगे तो भी उत्तर 7 ही आना है, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जिसका पूछे उसी का बता दो। बता दोगे ना आप? हाँ जी। पहले दूसरे में 4 कॉमन है और पहले दूसरे में कॉमन क्या है? ग्रीन। तो ग्रीन का क्या हो गया? 4। पहले तीसरे में 6 कॉमन है और पहले तीसरे में R कॉमन है, तो R का क्या हो गया? 6। हाँ जी, R का हो गया 6। इधर क्या बचा? लिव्स। इसका क्या हो गया? 7। आपका उत्तर आ गया 7। चलो जी, सर निमोनिया वाले का उत्तर क्या है? सर निमोनिया वाले का उत्तर क्या है? तो मेरे भाई, निमोनिया वाले का मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, तो निमोनिया का संबंध किससे है? फेफड़े से। आ गया समझ में? फेफड़ा किया तो सही किया। हाँ चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां है, ठीक है सा। रोहित का स्थान दाएं से 12वां है, बिल्कुल ठीक है सा। यदि वे दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है? कल आपको ऐसा क्वेश्चन कराया, इससे पहले भी बहुत बार करवाया, सेम क्वेश्चन आया। ईश्वर की कृपा से देखो, सुरेश का स्थान बाएं से, तो विद्यार्थियों ये दायां है और ये बायां है। जो सुरेश है इसका स्थान बाएं से क्या है? 7वां। और रोहित, जो रोहित है उसका स्थान दाएं से क्या है? 12वां। ठीक है जी। यदि वे दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है? सुरेश बाएं से 22वां हो जाता है। सुरेश बाएं से 22वां हो जाता है। तो यदि वो ये पूछता कि इसका नया स्थान क्या होगा, तो जितना इसमें वृद्धि होती उतनी वृद्धि इसमें होती। इसमें 7 में 15 जोड़े 22, तो 12 में 15 जोड़े नया स्थान हो जाता 27। लेकिन नया नहीं पूछा। क्या करें? पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल के लिए मैंने आपको एक नियम बताया था। हाँ खेताराम जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक का नया, कुल का नियम क्या था? एक का नया, दूसरे का पुराना, फिर एक ही घटाना, ज्यादा मत घटाना। एक का नया, दूसरे का पुराना, एक घटाना। 22 और 12 34, एक घटा दिया 33। तो कुल कितने हैं? कुल है 33। यदि आप 33 करके आए थे तो बिल्कुल सही करके आए थे।
34 कर दिया तो गलत हो जाएगा। 22 12 34, एक घटाना था, 33 बिल्कुल सही है। चलो जी आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी में 8:15 बजे है, दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? कल पढ़ा सेम क्वेश्चन आ गया। 8:15 तो इसको 11:60 में घटाओ। 11:60 में 8:15 जब आप घटाओगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर आएगा 3:45। दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? कल आपको दर्पण और जल दोनों बताया था, दर्पण का क्वेश्चन आया था जैसे आप बता रहे थे। तो अब इनका टोटल कर लो, 8 3 11 45 15 60, यानी 3:45 आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। आगे चलो सा। सीमा ने कहा कि विवेक के दादा मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है? ये प्रश्न आपको क्लास में भी कराया, टेस्ट में भी दिया, सेम क्वेश्चन आ गया ये भी। सीमा ने कहा विवेक के दादा। अब देखो सीमा कह रही है, क्या कह रही है कि जो विवेक है, विवेक के दादा यानी विवेक के पिता के पिता, विवेक के पिता के पिता क्या हो गए? विवेक के दादा। सीमा ने कहा विवेक के दादा मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। विवेक का तो ये है बंदा दादा, विवेक का तो ये क्या है? दादा, और सीमा के पिता के इकलौते पुत्र। तो सीमा के पिता का इकलौता पुत्र सीमा का क्या होगा? भाई। सीमा का ये क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। पिता का इकलौता पुत्र क्या होता है? भाई होता है। तो सीमा का हो गया भाई। अब सीमा का विवेक से क्या रिश्ता है? तो सीमा हो गई विवेक के दादे की बहन, दादे की बहन यानी कि दादी। उत्तर क्या है? दादी। यदि आपने उत्तर दादी दिया है, दादा की बहन होता तो दादा की बहन कर देते, और दादा की बहन ऑप्शन में नहीं है तो दादी है तो दादी कर देंगे। दादी आपका उत्तर, हाँ जी ऑप्शन में था क्या दादी? चलो था तो बिल्कुल सही है। मीमांसा जी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी। वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? विद्यार्थियों सेम क्वेश्चन आया। मैंने जब टेस्ट में प्रश्न दिया तो वहां पे मीमांसा की जगह मैंने क्या दिया था? मैंने आपको दिया था मोहिनी। वहां पे क्या लिखा था? मोहिनी। लेकिन आप कह रहे थे कि सर मोहिनी नहीं, एग्जाम में क्या लिखा है? मीमांसा। चलो जी मीमांसा जी का नाम आ गया, अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन पूरा सेम था। मीमांसा जी 9 दिन पहले फिल्म देखने गई थी, वह केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? कोई व्यक्ति 9 दिन पहले जाए और चाहे 2 दिन पहले जाए, एक ही बात है, क्योंकि 9 में 7 का भाग दिया, शेष कितना बचा? शेष बचा 2। इसका मतलब वो 2 दिन पहले फिल्म देखने गई और जाती कब है? गुरुवार को। तो गुरुवार 2 दिन पहले गई गुरुवार को, गुरुवार में 2 प्लस कर दीजिए, शुक्र और शनिवार। आपका आंसर क्या होगा? शनिवार। जो रेगुलर पढ़े हुए हैं उनको तो ये रटाए हुए हैं क्वेश्चन। 9 का मतलब 2, 9 में 7 का भाग दिया, शेष बचे 2, 2 प्लस कर दो, गुरुवार में 2 प्लस किया, शुक्र और शनि। हाँ जी आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान आरंभ से 25वां है, अंत से उसका स्थान क्या होगा? सेम क्वेश्चन है ये भी। कुल छात्र कितने थे? 40। कुल छात्र कितने हैं? 40। आरंभ से यानी शुरू से उसका स्थान कौन सा है? शुरू से उसका स्थान है 25वां। 40 में 25 घटाए कितने बचे? 15, और एक प्लस कर दो 16। तो अंत से उसका स्थान कौन सा होगा? 16। अब आप कहोगे सर 16 क्यों है, प्लस क्यों किया? देखिए टोटल 40 थे, मान लीजिए 40 कुर्सियां लगी है, आप आगे से 25 नंबर कुर्सी पे बैठे हो तो आपके पीछे कितनी कुर्सियां खाली बची? 15, और 15 तो बची जिस पे आप बैठे हो, एक वो भी हो गई, तो 15 और एक 16। 16 आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। जसराज गुर्जर, खान जी, पूरा राम जी, दीपक जी, खेताराम जी, दलपत जी, मोहम्मद जी, क्या बात है जी, गायत्री जी, सुरेश जी, फनी सोनू। हाँ फनी सोनू रविवार नहीं बेटे, शनिवार होगा। हाँ जी रविवार नहीं होगा बेटे, शनिवार होगा, ध्यान से पढ़ो। एक्स का भाई आर है। अब देखो एक्स है और एक्स का भाई कौन है? आर है। एक्स का भाई आर है। आर की बेटी सी है। एक्स का भाई आर है, आर की बेटी कौन है? सी। आर की बेटी है सी।
ठीक बात है साहब, आगे चलो। x की बहन m है और x की बहन कौन है? m। x की बहन है m। तो आगे कह रहा है c का भाई g है। इस c का भाई g है। इस c का भाई कौन है? g है। तो g का चाचा कौन है? अब वो कह रहा है g का चाचा कौन है? चाचा होता है पिता का भाई। चाचा कौन होता है? पिता का भाई। देखो g की बहन c है, c का पिता r है। अब g का चाचा कौन है? अब देखो ये तो है, इसका हमें जेंडर पता नहीं था, x का जेंडर पता नहीं था, लेकिन m का जेंडर पता है। तो m तो होगी उसकी बुआ, ये हो गया पिता, c हो गई बहन। तो पीछे बचा कौन है? एक ही तो बचा है, x, एक ही बचा है। तो जी का चाचा पूछे तो x होगा, जी का चाचा पूछे तो क्या होगा? x होगा। लेकिन विद्यार्थियों यदि वो ये पूछता ना x जी का क्या लगता है, कन्फर्म बताओ, तो हमारा उत्तर क्या होता कि वो चाचा ताया भी हो सकता है और उसकी बुआ भी हो सकती है, क्योंकि यहां पे x का जेंडर हमें कन्फर्म नहीं था। x का भाई r है, r की बेटी c है, x की बहन m है, x की बहन m है और c का भाई g है। g का चाचा कौन है? यहां पर विद्यार्थियों x का जेंडर कन्फर्म नहीं था, लेकिन यदि हमारे से पूछे g का चाचा कौन है तो x ही कहेंगे, क्योंकि ये पिता है और ये बुआ है और कोई है नहीं। चलो जी, रमेश बिश्नोई थैंक यू। हाँ दिनुड़ी आपका भी थैंक यू। चलो जी अगला क्वेश्चन देखें। 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान समुच्चय कौन सा होगा? ये आपको सेम क्वेश्चन कराया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। हाँ दिनुड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 1, 8, 27 क्या है विद्यार्थियों? क्यूब है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27। तो इस प्रकार की आगे क्यूब क्या होगी? 4 की क्यूब होगी 64, 5 का क्यूब होगा 125 और 6 का क्यूब होगा 216। यदि ये विकल्प में था तो यही उत्तर होगा, और यदि आप ये करके आए हो और विकल्प में है तो बिल्कुल सही है। आ रहा है समझ में? हाँ जी सर, पिछले को एक बार और देखें। अरे भाई फनी, जितनी मर्जी बार देख लो। पूछा क्या है? जी का चाचा कौन है? जी का चाचा ऑप्शन में करें तो x है, लेकिन x का जेंडर कंफर्म नहीं है। ये पूछा जाता ना x का जी से क्या संबंध है, तो हमारा उत्तर होता चाचा ताया या बुआ। लेकिन जी का चाचा कौन है? तो जी का चाचा तो x होगा। जी का चाचा कौन है? x है। चलो सा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना था। कैसे लिखना था? सार्थक क्रम में। तो आप बताओ, इनको सार्थक क्रम में लिख के बताओ कैसे लिखोगे। 1 2 3 4 5 है, इनका सार्थक क्रम करोगे तो कैसे होगा? आप कमेंट करके बताएं, जो सही बताएगा उसका नाम लूंगा। बताएं आप। हाँ जी विद्यार्थियों, वेरी गुड। बिल्कुल 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 सही ऑप्शन दे रहे हो आप। सबसे पहले देखो क्या होगा। परिवीक्षा काल वो होता है नौकरी लगने के बाद, यानी प्रोबेशन पीरियड।
पदोन्नति ये भी नौकरी लगने के बाद होती है। नौकरी कब मिलती है? इंटरव्यू के बाद। और स्थायीकरण भी कब होता है? नौकरी लगने के बाद। सबसे पहले क्या लगोगे? नौकरी। लेकिन नौकरी से पहले क्या होगा? इंटरव्यू होगा विद्यार्थियों। तो सबसे पहले होगा 4 नंबर। सबसे पहले 4 नंबर नौकरी लगोगे, उससे पहले इंटरव्यू होगा, तो सबसे पहले होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद आप क्या लग जाओगे? नौकरी। 4 के बाद क्या होगा? 3। नौकरी लगने के बाद आपका क्या होगा? परीक्षा काल। नौकरी लगने के बाद क्या होगा? परीक्षा काल होगा 1 नंबर। परीक्षा काल के बाद में अब आपका क्या होगा? स्थायीकरण है। अब आपका स्थायीकरण होगा 5 नंबर। और लास्ट में आपकी क्या होगी? पदोन्नति। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, ये जिनका आंसर है उनका बिल्कुल सही है। 4 3 1 5 2। आपके कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले साक्षात्कार होगा, 4 नंबर होगा। 4 नंबर के बाद में आप नौकरी लगोगे, 3 नंबर होगा। उसके बाद में परीक्षा काल होगा, 1 नंबर होगा। उसके बाद में स्थायीकरण होगा, 5 नंबर होगा। उसके बाद में आपकी पदोन्नति होगी। हाँ जी, तो आपका उत्तर होगा 4 3 1 5 2। ये किस किस का आंसर था? 4 3 1 5 2। विकास बिल्कुल सही आंसर आपका। और बताएं ये किस किस का आंसर था? 4 3 1 5 2। हाँ, पादू बाना बिल्कुल सही। 4 3 1 5 2। जिनका ये आंसर है उनका बिल्कुल सही है, बाकी वालों का गलत है मेरे लाल और लालियों। अगला प्रश्न देखें। 2 जुलाई 2022 को शनिवार था, तो 27 जुलाई 2022 को कौन सा वार होगा? यह आपको बताना है। यहां पे वो कह रहा है 2 जुलाई 2022। 2 जुलाई 2022 को वार क्या है? शनिवार। वार क्या है? शनिवार है। आपसे यह पूछ रहा है 27 जुलाई 2022 को क्या वार होगा? कितना आसान क्वेश्चन है। 2 जुलाई देके 27 जुलाई का पूछ रहा है। 7 दिन बाद वार सेम होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23, 23 और 4 27, बचे कितने? 4। 4 प्लस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 27 में 2 घटा दिया 25, 25 में 7 का भाग दिया, 3 बार गया 21, शेष कितना बचा? 4। 4 प्लस कर दो। 4 प्लस कर दो। शनिवार में 4 प्लस करोगे तो रवि सोम मंगल बुध, बुधवार आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। बुधवार यहां पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिनका बुधवार आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ सर, दिनुड़ी की आपकी कृपा से बल्ले बल्ले कर दी। दिनुड़ी बल्ले बल्ले ही करते रहो आप। हाँ, और मिलना जरूर आके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। देखो 19 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पहले 19 थे तो औसत आयु 21 थी। अब अध्यापक आ गया तो कितने व्यक्ति हो गए? 20। और अध्यापक के आने से औसत 22 वर्ष हो गया। औसत कितना हो गया? 22 वर्ष हो गया। तो अध्यापक की आयु कितनी है यह आपको बताना है कि अध्यापक की आयु कितनी है। विद्यार्थियों, मैंने आपको औसत में सीधा सीधा बताया था। कैसे समझाया था? 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष है। 19 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। अब एक अध्यापक आया है, एक टीचर आया है। यदि वो भी 21 साल का होता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वो 21 से कम उम्र का होता तो औसत घट जाता, और यदि वो 21 से ज्यादा उम्र का होता तो औसत बढ़ जाता। उसके आने से क्या प्रभाव पड़ा? उसके आने से औसत आयु 1 साल बढ़ गई। 21 की जगह क्या हो गई? 22। इसका मतलब अगर वो 21 साल का होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आने से औसत 1 बढ़ा है, तो टोटल कितने हो गए? 19 पहले थे, एक टीचर अध्यापक खुद 20। तो सबकी 1 बढ़ा है तो सबकी 1 बढ़ा है। 20 का 1 बढ़ा, 20 प्लस कर दो तो 21 और 20 कितना हो गया? 41। दूसरा तरीका, 19 का 21 से गुणा कर दो। उसके बाद में 20 का 22 से गुणा कर दो, तो कर दो गुणा। 22 का 0 से गुणा किया, 0 22 दूना 44, अब हो गया 440। पहले कितना था? 21 का 10 से किया 210, 21 का 9 से किया, 9 से किया तो ये हो गया 180। 21 का 9 से करना है तो 21 का 9 से किया, 210 में से 21 का अब हमें करना है 9 से गुणा। 21 का 9 से करना, कर दीजिए 9 9 दूना 18, 189।
इन दोनों का टोटल कितना हुआ 993। पहले औसत था 399, अब है 440, तो कितना बढ़ा 41। लेकिन ऐसे भी कर सकते हो और आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 19 का औसत 21 था, एक अध्यापक आया, यदि उसका भी 21 साल उम्र होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से सबका औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो टोटल कितने हो गए 20, 20 की एक एक बड़ी है, तो 21 और 20 41। चलो जी, जिन्होंने 41 किया है उनका उत्तर बिल्कुल सही है, बाकी वालों का उत्तर गलत है। हाँ जी, आ गया समझ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 होगा। 41 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था मिसिंग नंबर का, आसान सा क्वेश्चन था, आपको बताना है इसका उत्तर। आप क्या करके आए, 8 और 7 15, 8 और 7 कितने होते हैं, दोनों को जोड़ दे 15, 15 में 2 घटा दें 13, 3 और 6 होते हैं 9, 9 में 4 घटा दें 5, तो मेरे लाल और लालियों 4 और 1 कितने होते हैं, 4 और 1 होते हैं 5, 5 में कितने घटाएं कि 4 आए, 1 घटाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। जिन्होंने 1 किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। तेजाराम जी आपको भी राम राम। हाँ जी, किस्तुर जी एक बार मेहरबानी कर दीजिए, आप भी दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ, वाह जी वाह 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 वाह। विद्यार्थियों कंजूसी मत करो, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के। हाँ, आनंद आ जाएगा, आनंद आने वाला है। अगला प्रश्न था ये विद्यार्थियों, मैंने कल कहा था, मैंने कल अनानास, अमरूद, अनार, सेब वाला क्वेश्चन कराया था ना, आपको यह बोला था इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न सेम नहीं लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन आया, और 3 नहीं 4 नहीं, कितने प्रश्न पूछे 5 प्रश्न पूछे। 5 × 3 15 नंबर का एक क्वेश्चन आया, और कल आपको ऐसा सेम प्रश्न कराया था। देखो, अजय भौतिकी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान पढ़ता है, तो एक तरफ तो इनके नाम लिख लो, एक तरफ इनके नाम लिखो। नाम क्या क्या है, अजय है, उसके बाद में विजय है, उसके बाद में सुरेश है, और उसके बाद में राजेश है। एक तरफ इनके नाम लिख लिए हमने, अजय का नाम लिख लिया, विजय का नाम लिख लिया, सुरेश का नाम लिख लिया, राजेश का नाम लिख लिया। अब आगे क्या है, इधर हम इनके सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। अजय क्या पढ़ता है, भौतिकी और अंग्रेजी, तो यहां पे हम लिखेंगे भौतिकी, भौतिकी, ये डायग्राम भौतिकी का है। उसके बाद में वो करे अंग्रेजी, ये हमने अंग्रेजी का डायग्राम बना दिया। उसके बाद में रसायन विज्ञान, तो ये है रसायन विज्ञान, ये रसायन विज्ञान का डायग्राम बना दिया। आराम से समझना क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करनी। आगे विजय और रमेश, रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान, ये डायग्राम है मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान। उसके बाद में सुरेश और अजय जीव विज्ञान और संस्कृत, तो ये है जी जीव विज्ञान। उसके बाद में संस्कृत, यह है संस्कृत का। राजेश और विजय इतिहास और अंग्रेजी। अब 2 सब्जेक्ट और है, कौन कौन से है, इतिहास और अंग्रेजी। अब हम डायग्राम बनाएंगे इतिहास और अंग्रेजी का, यहां पे बना देते हैं अंग्रेजी का, अंग्रेजी, ये अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। इतिहास का बनाना है, इतिहास का डायग्राम अपने यहां बना देते हैं, इधर इतिहास, इतिहास। चलो जी, या ऐसे करो, यहां पे अंग्रेजी का ही बना देते हैं क्योंकि यहां पे अंग्रेजी लिखा पड़ा है। ये डायग्राम किसका है, इंग्लिश का, ये डायग्राम किसका है, इंग्लिश का, ध्यान रखना। और यहां पे मैंने बना दिया है इतिहास का, यहां पे बना दिया है इतिहास का, इस प्रकार डायग्राम बना दिया। अब आप देखो, अजय भौतिकी और अंग्रेजी पढ़ता है, अजय क्या पढ़ता है, भौतिकी और अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का यही था, ये हो गया। अजय पढ़ता है भौतिकी और अंग्रेजी, ठीक है साहब, भौतिकी, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान, साथ में रसायन विज्ञान। आराम से देखना। आगे विजय और रमेश, जो विजय और रमेश है रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान। पहले विजय देख लो, रसायन विज्ञान मनोविज्ञान, विजय रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान। विजय के साथ में रमेश है, रमेश भी रसायन विज्ञान और
मनोविज्ञान। आगे सुरेश है, सुरेश और अजय जीव विज्ञान और संस्कृत, तो सुरेश जीव विज्ञान और संस्कृत, सुरेश एक तो जीव विज्ञान और एक संस्कृत, ठीक है सा। उसके साथ अजय है, अजय भी जीव विज्ञान और संस्कृत, अजय भी जीव विज्ञान और संस्कृत पढ़ता है। फिर राजेश और विजय है, तो राजेश क्या करता है, राजेश इतिहास और अंग्रेजी, राजेश इतिहास, राजेश एक तो इतिहास और एक अंग्रेजी, ये अंग्रेजी का है। अब विजय, विजय भी इतिहास और अंग्रेजी, विजय भी इतिहास और अंग्रेजी, ये अंग्रेजी और ये इतिहास। इस प्रकार के डायग्राम थे, आराम से देख लेना। देखो आप, अजय भौतिकी, अंग्रेजी, रसायन विज्ञान पढ़ता है। अजय क्या करता है, भौतिकी, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान पढ़ता है। विजय और रमेश रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ते हैं। देख लिया ना आपने, आराम से देख लिया। हाँ जी, अजय, विजय, सुरेश, राजेश, अजय है, विजय है, सुरेश है, राजेश है। अब कौन बच गया, एक बच गया, अजय का नाम आ गया, विजय का आ गया, सुरेश का आ गया, राजेश का आ गया, विजय का आ गया, अजय का आ गया, रमेश का रह गया। यहां पे एक रमेश जी और है, तो रमेश का भी डायग्राम बना दो, रमेश का भी डायग्राम बना दो भाई, रमेश का डायग्राम बना देते हैं। रमेश क्या करता है, रसायन विज्ञान, रमेश पढ़ता है एक तो रसायन विज्ञान और एक पढ़ता है मनोविज्ञान। तो रमेश जो है वो रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ता है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, हाँ बनेगा ना, बना दिया भी, बनेगा तो बना दिया। अब आप देखो, जो कॉलम खाली है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दो, जो कॉलम खाली है उसमें क्रॉस का चिन्ह लगा दो, चाहे उनको खाली छोड़ दो। कल आपको बताया था, जो कॉलम खाली है चाहे उनको खाली छोड़ दो, चाहे क्रॉस का चिन्ह लगा दो। बात क्या है, एक ही है बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ही है, एक ही है। तो चलो आराम से देख लीजिए, भी एक ही बात है अपनी, देख लो फिर आप। अब आप देखो, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं, वापस इधर, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछे, अब जो क्वेश्चन पूछे आप उनको देखो। अंग्रेजी 2 बार लिख दिया, अरे भाई कहां लिख दिया अंग्रेजी 2 बार, अंग्रेजी अच्छा अंग्रेजी 2 बार लिख दिया, इधर अंग्रेजी 2 बार लिख दिया, अंग्रेजी यहां लिखा पड़ा है ना। तो अंग्रेजी वाले कौन कौन थे उधर कर लेते हैं सेटिंग, ये अंग्रेजी वाले जो थे उनको इधर कर लेते हैं सेट। अंग्रेजी वाला ये भी है, अंग्रेजी वाला ये भी है, ये नहीं है, ये भी है, ये नहीं है। और यहां से तो बढ़िया हो गया, अपने एक कॉलम बढ़िया मिल गया अपने को, इधर देखो। चलो सा, अब हो गया ना सेट, अजय, विजय, सुरेश, राजेश, रमेश। अब बताओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कॉलम भी आराम से दिखाई दे रहे होंगे आपको, हाँ दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। अब एक बार पूरा क्वेश्चन चेक करा देता हूं। देखो, अजय, सबसे पहले नाम किसका है, अजय का। भौतिकी, अजय भौतिकी, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान पढ़ता है, ठीक है सा। एक बार आराम से देखो। विजय, अब विजय क्या करता है, रसायन और मनोविज्ञान, तो ये विजय है, ये पढ़ता है रसायन और मनोविज्ञान, क्योंकि क्वेश्चन 15 नंबर का है, आराम से चेक कर लेना। आगे चलें, फिर कह रहा है रमेश, रमेश रसायन और मनोविज्ञान, रमेश है वो रसायन और मनोविज्ञान पढ़ता है। फिर सुरेश और अजय, सुरेश को देख लो, सुरेश क्या करता है, जीव विज्ञान और संस्कृत, तो सुरेश जीव विज्ञान, सुरेश एक तो पढ़ता है जीव विज्ञान, एक पढ़ता है संस्कृत। फिर आगे चलो, फिर राजेश को देख लो, राजेश इतिहास और अंग्रेजी, जो राजेश है वो एक तो पढ़ता है इतिहास, एक तो क्या पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है, और एक पढ़ता है अंग्रेजी, एक पढ़ता है अंग्रेजी, कौन है, राजेश। अब विजय को देखो वापस, विजय इतिहास और अंग्रेजी पढ़ता है, तो विजय इतिहास भी पढ़ता है, विजय इतिहास भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ता है, विजय इतिहास भी पढ़ता है और अंग्रेजी भी पढ़ता है, ये हो गया। उसके बाद में अजय को देखो वापस, अजय जीव विज्ञान और संस्कृत, तो जो अजय है वो जीव विज्ञान भी पढ़ता है, ये पढ़ता है, और संस्कृत भी पढ़ता है। उसके बाद में रमेश को देखो, रमेश मनोविज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ता है, रमेश मनोविज्ञान भी पढ़ता है,
रमेश मनोविज्ञान भी पढ़ता है और रसायन विज्ञान भी पढ़ता है, और रसायन विज्ञान भी पढ़ता है। विजय हमने पहले देख लिया। अब डायग्राम बिल्कुल ओके है, हाँ बिल्कुल ओके है ना। अब आपको बताना है, अब आप इसके आंसर दोगे। अब आप बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर, कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है? कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है बताओ आप। ऐसा कौन सा छात्र है जो सबसे ज्यादा विषय पढ़ता है? ये पढ़ता है 1 2 3 4 5, ये पढ़ता है 1 2 3 4, ये पढ़ता है 1 2 3 4, ये पढ़ता है 1 2। तो सबसे ज्यादा विषय पढ़ने वाला कौन है? अजय। कौन सा छात्र है जो अधिकतम विषय पढ़ता है? आपका उत्तर क्या होगा? अजय। पिछला डायग्राम से अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है, कौन सा छात्र केवल 2 विषय पढ़ रहे हैं? ऐसे कौन से छात्र हैं जो 2 विषय पढ़ रहे हैं? अब आपको बताना है 2 विषय पढ़ने वाले कौन कौन से हैं। कौन से छात्र केवल 2 विषय पढ़ने वाले? अब देखो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है केवल 2, एक होता है 2। अगर 2 पूछता या 2 से ज्यादा की बात करता तो ज्यादा में तो देखो 2 और 2 से ऊपर वाले भी शामिल होते। केवल 2 का मतलब है कि सिर्फ 2 ही होना चाहिए। केवल का मतलब सिर्फ, जितना कहे उतना ही। केवल 2 का मतलब 2 ही पढ़ने वाले होने चाहिए। तो केवल 2 पढ़ने वाले कौन से हैं? देखो आप, केवल 2 पढ़ने वाले, एक तो है राजेश, एक तो कौन है? राजेश है, केवल 2 विषय पढ़ता है। एक कौन है? रमेश है, जो केवल 2 विषय पढ़ता है। केवल 2 पढ़ने वाले राजेश और रमेश है। राजेश और रमेश है, केवल 2 पढ़ने वाले कौन है भाई? राजेश और रमेश। कौन से 2 विषय 2 से अधिक छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे हैं? ऐसे कौन से विषय है जो 2 से अधिक छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे हैं? यहां से देखने आपको, ऐसे कौन से विषय है जो 2 से अधिक छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे हैं? जल्दी से आप आंसर दीजिए, फिर कराता हूं। हाँ जी बताइए आप, सही आंसर क्या होगा? चलो देखो, देखिए आप, कौन से 2 विषय 2 से अधिक छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे हैं? 2 से अधिक छात्रों द्वारा कौन कौन से विषय पढ़ा जा रहा है? भौतिकी तो देखो केवल एक ही पढ़ रहा है। अंग्रेजी, एक तो अंग्रेजी है जो 2 से अधिक छात्रों द्वारा है। एक रसायन है, 2 से अधिक है। मनोविज्ञान भी 2 से अधिक है। जीव विज्ञान 2 है। संस्कृत 2 है। तो एक तो कौन सा हो गया? अंग्रेजी, एक हो गया रसायन विज्ञान, एक हो गया मनोविज्ञान। हाँ जी, आगे चलें। कौन सा विषय केवल एक छात्र द्वारा पढ़ा जा रहा है? कौन सा विषय केवल एक छात्र द्वारा पढ़ा जा रहा है? केवल एक द्वारा विषय कौन सा पढ़ा जा रहा है? भौतिकी। भौतिकी केवल एक ही पढ़ रहा है, कौन? अजय। कौन सा विषय केवल एक छात्र द्वारा पढ़ा जा रहा है? केवल एक द्वारा पढ़े जाने वाला विषय कौन सा है? भौतिकी है विद्यार्थियों। कौन सा है? भौतिकी। भौतिकी। एक बार डायग्राम को आराम से बाद में फिर देख लेना दोबारा। कौन सा छात्र जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिकी नहीं पढ़ता? जीव विज्ञान भी नहीं पढ़ता, संस्कृत भी नहीं पढ़ता, भौतिकी भी नहीं पढ़ता। जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिकी नहीं होना चाहिए। जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिकी नहीं होना चाहिए। जीव विज्ञान भी नहीं होना चाहिए, संस्कृत भी नहीं होना चाहिए और भौतिकी भी नहीं होना चाहिए। भौतिकी भी नहीं होना चाहिए। तो आराम से देखो, अजय तो ये पढ़ता है। विजय की बात करें तो विजय जीव विज्ञान, भौतिकी नहीं पढ़ता है, जीव विज्ञान नहीं पढ़ता है। एक तो हो गया विजय। रमेश की बात करें, रमेश पढ़ता है। आगे सुरेश की बात करें, सुरेश भी पढ़ता है। राजेश की बात करें, राजेश नहीं पढ़ता है। रमेश की बात करें, रमेश भी नहीं पढ़ता है, रमेश भी नहीं पढ़ता है। तो रमेश, राजेश, विजय, हाँ जी, जिनके 5 सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न में आपको एक बात का ध्यान रखना था, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे मैं अभी आपके कहने से जल्दी जल्दी करवा रहा हूं कि जल्दी जल्दी कराऊं, फटाफट नहीं करना। जैसे आराम से एक तरफ क्या लिखने थे? व्यक्तियों के नाम,
दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट के नाम। आ गया ना समझ में? एक तरफ व्यक्तियों के नाम, दूसरी तरफ उनके सब्जेक्ट के नाम, और फिर आराम से जिस प्रकार मैंने डायग्राम बनाया है इस प्रकार का डायग्राम बनाना था, और डायग्राम बनाने के बाद में आपको इन क्वेश्चनों के उत्तर देने थे ना। ये प्रश्न थे, और इन प्रश्नों में हो सकता है जैसे आपने बताया वैसे लिखे हैं, हो सकता है क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो गया हो, उन प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा। हाँ, उन क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा। चलो जी, देख लोगे ना? अब आप देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपने बताए वो बताता हूं। कौन सा छात्र अधिकतम विषय पढ़ता है, कौन सा विषय केवल एक छात्र द्वारा पढ़ा जाता है, कौन से दो विषय दो से अधिक छात्रों द्वारा पढ़े जा रहे हैं, कौन से छात्र केवल दो विषय पढ़ रहे हैं, और कौन से छात्र जीव विज्ञान, संस्कृत और भौतिकी नहीं पढ़ रहे। अब विद्यार्थियों, जैसे आपने मुझे बताया, उन स्मृति पे आधारित क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लिख देता हूं, फिर आप बताना कि सर यही प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे बिल्कुल सही बताओगे, और फिर मैं उन क्वेश्चनों को आपको करवा दूंगा। जैसे आपने मुझे एक क्वेश्चन बताया था कि इस प्रकार का डायग्राम आया था, और इसके एक के अंदर भी 3 प्रश्न पूछे गए थे, यानी ये भी 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों? 9 नंबर का क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक त्रिभुज आपने बताया, त्रिभुज के बाद में आप कह रहे थे सर एक वर्ग भी आया था इस प्रकार का एक वर्ग भी था, और एक वर्ग के बाद में मेरे लाल और लालियों आप कह रहे थे कि एक फिर इसमें वृत्त भी था, एक वृत्त भी था इस प्रकार का वृत्त भी था। लगभग ऐसा ही होगा, ध्यान से देख लेना। जैसे आपने बताया, आपने कहा वृत्त के अंदर यहां लिखा हुआ है 15, यहां लिखा हुआ था 12, यहां लिखा हुआ था 7, यहां लिखा हुआ था 4, यहां लिखा हुआ था 9, यहां लिखा हुआ था 16, यहां लिखा हुआ था 35। आप कह रहे थे ये जो त्रिभुज है ये स्त्री को दर्शा रहा था। किसको दर्शा रहा था? स्त्री को, यानी महिला को। ये जो वृत्त है ये गायक को दर्शा रहा था। किसको? गायक यानी सिंगर को। और ये जो वर्ग है ये आपने बताया कि ये प्रबंधक को दर्शा रहा था। प्रबंधक को। किसको भाई? प्रबंधक को। इस प्रकार का क्वेश्चन आप मुझे बता रहे थे कि सर ऐसा प्रश्न आया था। पहले तो ये बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? गायक में 15, 12, 4, 7 था, प्रबंधक में नीचे 35 है, स्त्री में उधर 16 है। अब इसमें क्वेश्चन कौन से पूछे गए? इसमें विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए? आप कह रहे थे कि सर बड़े आसान क्वेश्चन आए। पहला ही प्रश्न क्या पूछा? पहला ही प्रश्न पूछा ऐसे प्रबंधकों की संख्या कितनी है जो स्त्री है? ऐसे प्रबंधक जो क्या हो? स्त्री। ऐसे प्रबंधक जो क्या हो? स्त्री। फिर आप कह रहे थे दूसरा क्वेश्चन क्या आया? दूसरा आया ऐसे स्त्रियों की संख्या बताओ, ऐसी महिलाओं की संख्या बताओ, ऐसी महिलाओं की संख्या बताओ जो प्रबंधक भी हो, गायक भी हो। प्रबंधक भी हो और गायक भी हो। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं मान गया। आपने मेरे को एक एक क्वेश्चन बता दिया कि सर ऐसे प्रकार के प्रश्न आए। बड़ी अच्छी याददाश्त आपकी। 5-7 लोग आए, सेम टू सेम बता दिए सर ऐसे ऐसे आए। उस पे आधारित क्वेश्चन जितने आपने बताए उतने मैंने लिख दिए, पीपीटी बना दी, कुछ इस प्रकार लिख दिए। ऐसी स्त्रियों की संख्या बताओ जो प्रबंधक और गायक है। फिर एक भाई कह रहा था कि सर ये भी प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक है। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक? ऐसे कितने लोग जो सिर्फ गायक है? जो सिर्फ क्या है? गायक है। हाँ जी, ये भी आपने बताया। अब इसमें 3 प्रश्न आप कह रहे थे कि सर 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगर 3 प्रश्न पूछे गए थे, ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया भाई? 9 नंबर का हो गया ना। पहला क्या? ऐसे प्रबंधकों की संख्या बताओ जो कि स्त्री है। ऐसे प्रबंधकों की संख्या जो कि स्त्री है। दूसरा, ऐसी स्त्रियों की संख्या बताओ जो कि प्रबंधक और गायक दोनों हैं।
तीसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक है। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खूब करवाए हुए हैं, खूब कराए हुए हैं ना, खूब क्वेश्चन कराए हैं इस प्रकार के आपको। और देखो सेम पर्सन आ रहे हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, सेम पर्सन आ रहे हैं। देखो प्रबंधक और स्त्री, पहले क्या होना चाहिए प्रबंधक, फिर क्या होना चाहिए स्त्री। तो पहले जिसका नाम पहले उसका डायग्राम पहले देखेंगे प्रबंधक। इस डायग्राम में 12 4 9 35 ये सब प्रबंधक है, लेकिन प्रबंधक के साथ में वो क्या कह रहा है, स्त्री कह रहा है। प्रबंधक भी होना चाहिए, स्त्री भी होना चाहिए। अब आप देखो ये जो डायग्राम यहां से यहां तक है, ये प्रबंधक का भी है, साथ में स्त्री का भी है। इसमें 4 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है ना, ये 4 भी आ रहा है, प्रबंधक में 9 भी आ रहा है, और स्त्री में 4 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है। यदि आपने 4 किया तो गलत किया, यदि आपने 9 किया तो गलत किया, यदि आपने 4 और 9 जोड़ करके 13 किया, 9 और 4 कितने होते हैं 13 किया, तो आपका बिल्कुल सही है। एक भाई कह रहा था सर मैंने 4 कर दिया, एक कह रहा मैंने 9 कर दिया, एक ने कहा मैंने 13 किया, उसने बिल्कुल सही किया। आपको बताया था ना, जब प्रबंधक और स्त्री पूछे पहले प्रबंधक का डायग्राम देखो फिर स्त्री का देखो, दोनों में 4 और 9 दोनों आ रहे हैं, 4 और 9 दोनों आ रहे हैं, 9 और 4 कितने होते हैं 13। तो इसका सही आंसर क्या था 13। दूसरा प्रश्न, ऐसी स्त्रियां, तो सबसे पहले स्त्रियों का डायग्राम देखो, जिसका नाम पहले उसका डायग्राम पहले देखो। अब स्त्रियों का डायग्राम देखो भाई और बहनों, स्त्रियों के बाद में प्रबंधक का डायग्राम देखो, स्त्री और प्रबंधक में ये दोनों हैं। और फिर क्या कह रहा है गायक है। अब गायक में क्या आ रहा है, गायक में 4 आ रहा है, 9 गायक में नहीं आ रहा। तो देखो 4 जो है वो स्त्री भी है, प्रबंधक भी है और गायक भी है, स्त्री भी है, प्रबंधक भी है, गायक भी है। हाँ जी, अगर 7 की बात करें तो 7 प्रबंधक नहीं है, 12 की बात करें 12 स्त्री नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा 4। आ गया ना समझ में, 4 होगा, क्योंकि 12 स्त्री नहीं है। सबसे पहले स्त्री देखनी है, ये स्त्रियां हैं। फिर क्या देखना है प्रबंधक, प्रबंधक और स्त्री में 4 और 9 है। फिर देखना है गायक, गायक में केवल 4 है। इस प्रश्न का यदि आपने 4 किया है तो बिल्कुल सही किया है, अन्यथा आपने गलत किया है। तेरा ऑप्शन में नहीं था बेटे, एक भाई तो कह रहा था तेरा ऑप्शन में था, अब बाकी भाई आप जानो, पेपर आप दे के आए थे, आपको पता होना चाहिए था कि नहीं था, हो सकता है जल्दबाजी में आपको दिखाई नहीं दिया हो। तीसरा, ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक है। सिर्फ का मतलब है जितना कहे उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोग जो सिर्फ गायक। अब क्या देखना है, सिर्फ है गायक देखना है। सिर्फ गायक में क्या है 15, सिर्फ गायक में क्या है 15। तो ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ गायक हैं, सिर्फ गायक में है 15। यदि आपने 15 किया तो बिल्कुल सही किया। हाँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपने ये आंसर किए कि नहीं किए, और कौन कौन से क्वेश्चन आए, फिर आगे करवाता हूं आपको मैं। अब आप बताओ और कौन कौन से क्वेश्चन आए। हाँ जी, और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, अब आप बताइए, आ गया समझ में। अब एक भाई कह रहा है सर इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि किसान का संबंध है हल से, किसान का संबंध किससे है, हल से संबंध है। तो विद्यार्थियों किसान का संबंध यदि हल से है तो लेखक का संबंध किससे होगा, लेखक का संबंध किससे होगा। तो विद्यार्थियों मेरे प्यारे लाल और लालियों, किसान का हथियार क्या है, हल। तो आप और लेखक का हथियार क्या है, पेन। ऑप्शन में क्या था बता दो मुझे। यदि ऑप्शन में पेन था तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। किसान का हथियार हल है और आपका और लेखक का हथियार क्या है, पेन। आज आप एग्जाम किससे देके आए, पेन से। आया ना मजा। हाँ जी, और बताओ, स्मृति पे आधारित कुछ भाई बहन कह रहे हैं सर और भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। चलो मैं और बताता हूं। जैसे आपने बताया एक प्रश्न आया था बी डी एफ, इसका संबंध आगे वो कह रहा किससे है, एच आई एल से है। तो इसी प्रकार का संबंध एम ओ क्यू का किससे होगा, ये पूछा था। हाँ जी, ये प्रश्न बड़ा आसान सा क्वेश्चन,
बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको बताना था इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है भाई और बहनों, यही बताना था कि आगे क्या आएगा। आराम से देखिए, आराम से देखिए। हाँ जी, देखो b का मान क्या होता है, b का मान होता है 2, d का मान 4, f का मान 6, यानी 2 4 6। आगे क्या है, h का 8, i का 9, l का 12। तो पहले क्या किया, 2 और 2 4, 4 और 2 6, फिर क्या किया 8 और 1 9, 9 और 3 12, इस प्रकार किया। आगे क्या करना था, m का मान 13 है, o का मान 15 है, q का मान 17 है। तो 13 और 2 15, 15 और 2 17। पहले 2 2 प्लस इधर किया तो यहां भी 2 2 प्लस किया। अब यहां पर पहले 1 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, पहले 1 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है। ऐसा विकल्प देखना था जिसमें पहले 1 प्लस हो फिर 3 हो। तो एक भाई कह रहा था कि सर इसमें एक विकल्प था TUS। विकल्प क्या था, TUS। विकल्प तो 4 थे, विकल्प तो 4 थे, लेकिन वो कह रहा था मैंने TUS किया। अब चलो देख लेते हैं। t का मान 20 है, u का मान 21 है, x का मान 24 है। पहले प्लस किया 1, फिर प्लस किया 3। हाँ जी, हाँ जी, तो पहले 1 फिर 3, तो इसका संबंध इससे है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन जैसे आपने बताए वैसे के वैसे करवा दिए। अच्छा पेपर आया। अब आपके सामने आपके प्रिय सर भंवर राजी सर भूगोल के जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवाएंगे। जैसे उन्होंने पढ़ाया सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। अभी आपको एक एक क्वेश्चन जैसे आपने उनको बताया है वो करवाने वाले हैं, वो आने वाले हैं। एक बार उनके आने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर देखिए वो ज्योग्राफी भूगोल भंवर राजी सर आने वाले हैं। हाँ जी, ओके, आने वाले हैं अभी। हाँ जी,
वाह शेरों वाह, क्या बात है, आज तो वास्तव में लठ गाड़ दिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मतलब ये कि चाहे रीजनिंग देखो, जीके देखो, शिक्षण अभिरुचि देखो, बढ़िया बेहतरीन, बहुत बढ़िया पेपर था और आप सबने बहुत बढ़िया किया। मैं आपके कमेंट देख रहा था और ये भी कोशिश कर रहा था कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लिखा जाए और उसके बाद आपको बताया जाए। अच्छा, आपके ज्योग्राफी से संबंधित बहुत बढ़िया पेपर आया, हालांकि एज ए लेवल का था, लेवल के अकॉर्डिंग था, बहुत बढ़िया हुआ, वाह मजा आ गया कसम से। तो आप बताते आपको कैसे क्वेश्चन आए। क्वेश्चन पहला आपका एक क्वेश्चन यदि आपने सही ढंग से पढ़ा हो तो था कि बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेसिन किस, तो बताइए। आपके सामने क्वेश्चन वो राजस्थान भूगोल से संबंधित है, वो रखे हुए। पहला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन आया। आप बताइए क्या दिया था आपने आंसर। क्वेश्चन था राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल, हाँ, बास्केटबॉल, खो खो, क्रिकेट, ऐसे ऑप्शन थे। तो आप सभी ने क्या सही किया? बिल्कुल वेरी, हाँ, उसका आंसर पेट्रोल बिल्कुल सही। आगे क्वेश्चन और आ जाएगा, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या है? बास्केटबॉल। राज्य खेल पूछा गया। प्रतीक चिन्ह एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, बिल्कुल सही है। जिसने भी बास्केटबॉल किया वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है। नेक्स्ट, आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला बेणेश्वर धाम मेला है, वो किस जिले में लगता है या बढ़ता है? माही, सोम व जाखम की त्रिवेणी संगम पर जो बेणेश्वर धाम है, यहां से एक नदी है माही, इसकी सहायक नदी है एक सोम और एक जाखम, 3 नदियां हैं। ये है आपकी जाखम, ये आपकी नदी रहेगी सोम और ये आपकी नदी रहेगी माही। इनके संगम पर स्थित बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ये किस जिले में है ये पूछा है। ऑप्शन थे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ऐसे ऑप्शन थे। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया डूंगरपुर, बिल्कुल सही है, डूंगरपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? डूंगरपुर। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। माघ पूर्णिमा को यहां विशाल मेला बढ़ता है। 3 नदियों के संगम पर यह नवा टापरा नामक स्थान पर है। क्या दिया आंसर? डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। जिसने भी डूंगरपुर दिया उनका 100% सही आंसर है। सर बांसवाड़ा दिया है, बिल्कुल गलत है बांसवाड़ा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति 2 पॉइंट से संबंधित रहेगी। कृष्ण क्रांति एक तो रहेगी कृषि के अंदर, अब ऑप्शन में जैसा था वैसा सही होगा। एक तो आपका रहेगा किससे? कृषि में, और एक रहेगा खनिज में। कृषि में पूछा जाए तो कृष्ण क्रांति का संबंध रहेगा अफीम से, और यदि खनिज में पूछा जाए तो संबंध रहेगा पेट्रोलियम से। अब किससे संबंधित पूछी गई? पेट्रोलियम था तो पेट्रोलियम इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जो भी थे जैसे उसमें एक सही आंसर आपको मिलेगा, पेट्रोलियम। अमृत क्रांति, कृष्ण क्रांति, गोल क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति कृषि में पढ़ाई जाती है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है और आशा करता हूं आप सभी का बिल्कुल सही हुआ होगा, पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में अगला,
विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है? यह एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, ग्राम सेवक एग्जाम, वहां से क्वेश्चन रिपीट किया गया। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 में बनाई गई। राजस्थान में नवीनतम जो सौर ऊर्जा नीति बनाई गई वो आपके बनाई गई 2019 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय और बंजर है। खूब उत्पादन संभावना है सौर ऊर्जा की। और राज्य के जोधपुर में एक सोलर प्लांट है, नाम है बड़ला सोलर प्लांट। यह विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और जिसने भी ये ऑप्शन किया वो बिल्कुल सही है, बड़ला सोलर प्लांट। जिसने भी सही आंसर किया, किस किसने किया? बड़ला। सर बड़ला जोधपुर बिल्कुल सही है। विमला जी बिल्कुल सही आंसर है, बड़ला सोलर प्लांट। ये है कहां पर? ये जोधपुर में है। वो हो सकता है अगली बार जिला भी पूछ ले, जोधपुर। राज्य में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का जो हमादा प्रकार का क्षेत्र है, ये सीज है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन के अधीन आता है। और खूब यहां पर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है यहां। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की इकाइयां पूछी गई थी। राजस्थान स्टेट केमिकल, यह आपको जो विशेष रूप से आपके बीएसटीसी एग्जाम के लिए जो लगाई गई थी उसमें भी करवाया गया था। और बताया गया था कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का मुख्यालय डीडवाना झील के समीप है। किस किसने आंसर डीडवाना किया? जिसने भी डीडवाना किया है वो बिल्कुल सही है। डीडवाना अमर कर दिया तो गलत है, डीडवाना बिल्कुल सही है। डीडवाना सही है बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। सभी का बेहतरीन ढंग से स्वागत है। सभी ने बहुत बढ़िया पेपर किया। मैं देख रहा था आपकी रीजनिंग में जो कमेंट आ रहे थे उनको भी मैं देख रहा था, और आपके जो वहां से क्वेश्चन आए उनको लेकर आया हूं आपके सामने। तो राजस्थान स्टेट केमिकल, इसकी स्थापना 1964 में की गई, 1964 में। ये नागौर में है डीडवाना, खारे पानी की झील है और पलाया प्रकार की झील का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिरला सीमेंट वर्क्स कारखाना पूछा था। राज्य में सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, सीमेंट नगरी। और सीमेंट नगरी किसको कहा जाएगा? सीमेंट नगरी कहा जाता है चित्तौड़ को, चित्तौड़गढ़। राज्य में सीमेंट नगरी के नाम से चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और चित्तौड़गढ़ में ही बिरला सीमेंट का क्या है? वर्क्स का मुख्यालय। इसमें सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़। जिसने भी चित्तौड़गढ़ किया वो पूर्ण रूप से सही है, चित्तौड़गढ़। राज्य में सीमेंट नगरी कहलाती क्योंकि यहां पर चूना पत्थर का उत्पादन ज्यादा होता है, चूना पत्थर। राज्य सीमेंट उत्पादन में भारत में प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन में राज्य का स्थान प्रसिद्ध है। और राज्य में चित्तौड़गढ़ दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार भी कहलाता है ये। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? ये तो कई बार एग्जाम में करवाया गया। राजस्थान में उत्तरतम एक जिला है, नाम है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में रूस के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना की गई। और यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, 1956 में स्थापित किया गया था। और आपको एक और पॉइंट बताया था कि स्वस्थ धरा खेत हरा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसका भी जो शुरुआत की गई थी वो यहीं से की गई थी, श्री गंगानगर की। एक और है जेसर, ये भी शायद ऑप्शन में था, जेसर, जो कि इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा क्या? सूरतगढ़। जिसने भी सूरतगढ़ किया बिल्कुल सही है, सूरतगढ़। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ है। और सूरतगढ़ कहां है? श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ में थर्मल पावर है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर है, जो राज्य में सबसे ज्यादा वर्तमान में बिजली का उत्पादन करता है, लगभग 2820 मेगावाट के समथिंग। नेक्स्ट, वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान की कौन से जिले में द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन में क्या क्या थे वो भी बता देता हूं। ऑप्शन में शायद एक उदयपुर था, उदयपुर, फिर इसके बाद में अलवर, फिर इसके बाद में प्रतापगढ़, ऐसे ऑप्शन थे। हो सकता है कोई ऑप्शन मिस भी हो जाए, सिरोही, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते उदयपुर में, लगभग 2753 वर्ग किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। इसका तो है पहला स्थान, और इसने पूछा क्या है? द्वितीय स्थान। क्या दिया है आपने आंसर? बिल्कुल सही दिया। जिसने भी अलवर दिया है बिल्कुल सही है। अलवर में है 1195 वर्ग किलोमीटर,
1195 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ में है 1033 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हुआ? अलवर। जिसने भी अलवर आंसर दिया बिल्कुल सही है, पूर्ण रूप से सही है। यह पूछा गया है 21 जो आपकी 17वीं वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2017 में जो आई है 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान के कितने भौतिक संभागों में बांटा गया है? ऑप्शन में थी 4, ए 4, बी 5, सी 6 और डी 2। तो इस प्रकार ऑप्शन थी। क्या किया आपने बताइए? राजस्थान को सामान्यतः कितने भौतिक संभागों में बांटा गया? यहां ऑप्शन में 4 था, 7 था, नहीं तो कई 7 करके आ जाते और कहते राजस्थान में 7 संभाग है, लेकिन यहां भौतिक प्रदेश पूछे गए हैं और ये इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा 4। राज्य में 4 भौतिक प्रदेश है, वही थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 4 4 4 जिसने भी आंसर दिया है 4 बिल्कुल सही है। आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ जो पहले शुरुआत वाली क्लासें लगाई गई थी उसमें, उससे बीएसटीसी का आपके लिए संस्थान द्वारा विशेष रूप से ये क्लासों का आयोजन किया गया। कला संस्कृति की हो, रीजनिंग की हो, डायरेक्टर सर प्रेम जी सर खुद की हो, ज्योग्राफी की हो, विशेष रूप से लगाई गई। और जिसने भी इन क्लासों को व्यवस्थित ढंग से देखा था, मैं 100% कह सकता हूं वो 65% को क्रॉस करेगा। ज्योग्राफी में तो सब के सब उसके सही होंगे और रीजनिंग में कल वाली क्लास से आपके लगभग 60% क्लियर थे पॉइंट। तो यहां सही होगा क्या? 4। नेक्स्ट, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? नदियां किस संभाग में सबसे ज्यादा है? ऑप्शन में थी उदयपुर, जोधाना जोधपुर, बीकानेर और कोटा। तो आपने क्या आंसर दिया बताइए? लगभग ये ऑप्शन थे, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है कोटा। जिसने भी कोटा आंसर दिया वह बिल्कुल सही है। राज्य में बीकानेर में सबसे कम नदियां हैं, सबसे कम। और इसमें से 2 जिले तो ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू, जहां कोई नदी ही नहीं है, झंझट खत्म, इन जिलों में नदियां ही नहीं पड़ती। तो इसका सही आंसर होगा कोटा। राज्य में सबसे ज्यादा किस संभाग में नदियां हैं? तो सही आंसर जिसने भी कोटा किया बिल्कुल एक्यूरेट सही है। हाँ बिल्कुल, आप लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा क्लास को भी शेयर करिए। हम आपके एग्जाम भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। यह आपने इन पिछले दिनों में बिल्कुल बढ़िया ढंग से परख लिया होगा कि पढ़ाने और समझाने में इस संस्थान के प्रत्येक फैकल्टी में कोई कमी नहीं है और इसलिए आपका प्यार हमको हमेशा दिखता है, इसलिए हम क्लास लेकर आते। और आज बिल्कुल मेरी खुद की हार्दिक इच्छा ये हुई कि मैं आकर ये जो पढ़ाए थे इनकी आपको लाइव आकर बताऊं कि ये क्वेश्चन अब कैसे करवाए गए थे और कितने इजी और किस तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में काली मिट्टियों के विस्तार वाले जिले कौन से? इसमें कुछ ऐसे जिले दिए हुए थे जहां तक ध्यान है, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर। कोटा के टच में आता है इसलिए सवाई माधोपुर का कुछ भाग आप मान सकते हो। ये ऑप्शन ऐसे थे ए, बी, सी और डी, सभी। वो इसमें एक ऑप्शन डी था, सभी, इस प्रकार। तो इसमें आपने क्या सही आंसर किया? कोटा और झालावाड़ किया है। ठीक है, कोटा और झालावाड़ मान लेते हैं आपका सही है। जरा बूंदी और बारां में क्या मिस्टेक है? बूंदी और बारां भी तो इसके दृष्टि से सही है। सवाई माधोपुर में कुछ भाग आता है, इसलिए यदि जिसने भी डी किया है ये बिल्कुल सही है, डी सही आंसर होगा सभी। आप कहोगे सर कैसे होगा, सवाई माधोपुर में नहीं है? तो सवाई माधोपुर में थोड़ा भाग तो आता ही है, हल्का सा भाग दक्षिणी इसके भाग में। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल सही है और ए और बी कहीं आंसर ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, सभी। हाँ बिल्कुल सभी, जिसने भी सभी आंसर दिया यह पूर्ण रूप से सही है। नेक्स्ट, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है
जब करवाते तब हमको भी लगता है ये इतना इजी क्वेश्चन क्या करवाए, और अधिकांश स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन गलत होता। ऑप्शन ऐसे थे, जरा देखो ऑप्शन थे 1020 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर, सी 1070 किलोमीटर और डी 1090 किलोमीटर। पढ़ा हुआ था तो भी ये ऑप्शन देके भूल गया। 1020 है, 1050 है, 1070 है, 1090 है। फिर ऐसे किया होगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये सही, जबकि ये क्या था, गलत था। इसका सही आंसर क्या था, इसका 1070। ये आपको करवाए गए थे। कैसे? पहला क्वेश्चन एक पेपर में मैं ये लेके आया था कि राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे अध्यारोपित सीमा कहा जाता है। इसे कलम लाइन कहा जाता है। ये वही सर सिरिल रेड क्लिफ इस समय सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में सीमा का निर्धारण किया गया, इसलिए नाम हो गया रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ सीमा रेखा है। कई किताबों में नहीं लिखा हुआ मिलता है। बिल्कुल हरियाणा पीसीसी कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, सही आंसर हुआ था। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में भी रेड क्लिफ सीमा रेखा है और भारत व पाकिस्तान के बीच में भी रेड क्लिफ सीमा रेखा है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जो 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से आजाद हो गया। ये वही पूर्वी पाकिस्तान का भाग है जो किसी जमाने में लॉर्ड कर्जन के समय पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल विभाजन का कारण बने थे। नेक्स्ट, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध वृक्ष है। राज्य की वन संपदा जब करवाई गई थी तब इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए भी गए थे और पेपर में भी लाया गया था। तो एक वृक्ष है, उसका नाम है ढाक या खाखरा, खाखरा या प्लास। ये ऑप्शन में था, जो भी ये ऑप्शन में था, जिसने भी ये किया बिल्कुल सही है। जंगल की ज्वाला, क्या किया आपने, प्लास, बिल्कुल। इसे इसका वैज्ञानिक नाम इतना प्यारा है, क्या बताए, ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनोस्पर्मा इसका वैज्ञानिक नाम है और यह राज्य में सबसे ज्यादा राजसमंद में पाया जाता है। इस वृक्ष का सबसे ज्यादा यदि दबदबा राज्य की किसी जिले में है तो वो राजसमंद है। प्लास, बिल्कुल। ढाक इसी को कहते हैं, ये ढाक। खाकरा इसी को कहते हैं। प्लास यही है, जंगल की ज्वाला। इसलिए नहीं कहते कि इसमें ये जंगल में जाकर आग लगा देता है, ना जी। ये दूर से देखने पर इसके फूल और पत्तियां ऐसी है, ऐसे लगता है कि जंगल में आग लग गई है, इसलिए इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। प्लास राज्य में अरावली की पहाड़ियां क्षेत्र और राजसमंद में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। तो ग्रासिया जनजाति जो है वो जिस जिले में निवास करती है उस जिले का नाम है सिरोही, सिरोही में। और सिरोही के क्षेत्र में आदिवासी लोग राज्य में एक स्थानांतरित कृषि करते हैं, इसको बोलते हैं वालरा। ये स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि है। और राजस्थान में स्थानांतरित कृषि दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में निवास करने वाली ग्रासिया जो सिरोही जिले में निवास करती है, इनके द्वारा जो नृत्य प्रसिद्ध किया जाता, जो आपके एग्जाम में सही था, वो था वालर। तो वालर नृत्य जिसने भी किया वो बिल्कुल सही है, वालर। क्या बात है, मजा आ गया ना, पेपर देखो, वेरी गुड। वालर इसी जोश के साथ, जो अभी मैं जोश और जुनून आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसी जोश के साथ पेपर हल करवाए गए थे यहां, इसी, हाँ बिल्कुल इसी संस्थान में। मेरिट कितनी रहेगी अभी गोदारा सर के साथ लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि इस पेपर की मेरिट कितनी रह सकती है। मैं आपके जीके वाले पोर्शन की, वो रीजनिंग वाली, और इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि की सर से चर्चा कर ली गई है। मेरिट भी आपको लगभग बता दी जाएगी। नेक्स्ट, आई छत्रपुर क्वेश्चन था। आई छत्रपुर का वर्तमान नाम है, आई छत्रपुर का वर्तमान नाम है, बताइए। तो आपने एक नाम सुना होगा जांगल, जांगल।
जांगल प्रदेश है वो बीकानेर और नागौर का कहा जाता है। यदि आप संकल्प संस्थान की एड देखोगे तो इसमें तो जांगलधर बादशाह विनोद जी गोदारा सर को कहा जाता है जांगलधर बादशाह। हालांकि जांगलधर बादशाह के नाम से बीकानेर के शासक ने सिक्के भी चलाए थे। तो ये जो जांगल प्रदेश है, ये जो जांगल प्रदेश है, इस जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी आई छत्रपुर। इसकी राजधानी हुआ करती थी आई छत्रपुर। और आई छत्रपुर किसका नाम है? ये नागौर का पुराना नाम है, नागौर। जिसने भी बिल्कुल नागौर, जिसने भी आंसर दिया आप एक्यूरेट सही है। हाँ बिल्कुल, जिसने भी नागौर दिया है। बीकानेर किया तो गलत है, जिसने भी बीकानेर कर दिया वो सही नहीं है भाई। बीकानेर में हालांकि जांगल प्रदेश का भाग है, लेकिन बीकानेर इसका आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट, यह आपको अभी बताया गया था, बाड़मेर सांचौर प्रसिद्ध है। बाड़मेर सांचौर जो क्षेत्र है, राज्य में जो पेट्रोलियम के 4 बेसिन पाए जाते हैं, किसके? पेट्रोलियम के जो 4 बेसिन पाए जाते हैं, उसमें सबसे जो प्रसिद्ध बेसिन है वो ये रहा। और इसी में एक तो रिफाइनरी लगाई गई है, पचपदरा रिफाइनरी। या तो एग्जाम में ज्यादातर ये पूछी जाती है या फिर ये क्षेत्र पूछा जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये राज्य में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में पेट्रोलियम था। खनिज का बताया था दबदबा रहेगा, यहां भी रहा। क्यों रहा? या पेट्रोलियम कृष्ण क्रांति में पूछा गया और पेट्रोलियम बाड़मेर सांचौर बेसिन के रूप में भी पूछा गया। तो ये आपके ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे। किससे संबंधित थे? ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन थे। तो अब आपको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं आदरणीय गोदारा सर को भी निवेदन करूंगा कि आइए थोड़ा डिस्कशन बच्चों से ये भी कर लेते हैं कि मेरिट की क्या संभावना रहेगी। अच्छा, आप नए नए अधिकांश विद्यार्थी इस संस्थान के प्लेटफॉर्म से नए नए जुड़े हों, आप निरंतर जुड़े रहें एजुकेशन के मामले में। और आपके जो भी एग्जाम होंगे, आपके कमेंट आते हैं, उस संदर्भ में हम तैयारी करवाते रहते हैं लाइव, बिल्कुल फ्री। मैं गोदारा सर से निवेदन करूंगा, प्लीज वेलकम। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, राम 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 राम। हाँ जी हाँ जी सर, पेपर इनका बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको, हाँ जी विद्यार्थियों, पेपर आपका बढ़िया था। इसको आसान भी नहीं कह सकते, मुश्किल भी नहीं कह सकते। जिस प्रकार आपका पेपर आना चाहिए 12वीं लेवल में, उसी प्रकार का पेपर आया है। आपको कल भी कहा था कि यदि आपके 400 प्लस नंबर आएंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो। बाकी राजस्थान जीके में सर से पढ़ाए हुए से कुछ बाहर जाता नहीं है, सर आपको और बताएंगे। सर आप बताइए। बिल्कुल, ये जैसे जीके का पेपर हुआ, बिल्कुल गोदारा सर आपने सही कहा। जीके के पेपर में जो 50 क्वेश्चन आए, इसमें जो भी विद्यार्थी 35 प्लस है उसका स्कोर बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन है। और रीजनिंग के मामले में पेपर के अकॉर्डिंग आप बता दीजिए एक बार बच्चों को। रीजनिंग में यदि आपके 40% सही हो रहे हैं तो बल्ले बल्ले है। 40 प्लस। और यदि आपके 35 भी हो रहे हैं तो कम नहीं है। 35 भी कम नहीं है, वेरी 35 कम नहीं है, 40 बल्ले बल्ले। और 40 प्लस यदि किसी के हो रहे हैं तो वो टॉप में है, उसके तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं इसमें 35 से 40% आपने सही कर दिए, बिल्कुल ओके हैं, डरना मत आप, बिल्कुल बढ़िया है। शिक्षण अभिरुचियों में सर ने बताया था कि यदि उसमें भी 35 प्लस जिसके भी सही है वो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, शिक्षक अभिरुचि में सर इनके 100 से ऊपर नंबर आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग तो पूरे पेपर में भी नहीं है। तो लेकिन उसमें, हाँ, उसमें 3 2 1 0 है, लेकिन उसमें 3 या 2 आपको नंबर मिलेंगे, पूरे चांस रहेंगे। हिंदी भी बिल्कुल आसान थी, इंग्लिश कुछ आसान थी, कुछ आपने तुक्के ठोक दिए, भगवान करे वो भी आपके भिड़ेंगे। हाँ, तुक्के भी भिड़ेंगे। और जिनके पेपर ठीक ठीक हुआ है उनको एक बार घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप पूरा पेपर मिलान कर लीजिए। 350 से प्लस वाले सब बढ़िया हैं, 350 से नीचे हैं तो भाइयों आपके कम हैं। फिर 350, हाँ 350 नंबर तो आपके होने चाहिए 600 में से 350 नंबर होने चाहिए, क्योंकि सीटें लगभग 20-22 हजार है राजस्थान में, 20-22 हजार सीटें हैं, 350 नंबर होने चाहिए। बाकी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। अब सर आपको विदाई देंगे। लो सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर आपने बहुत बढ़िया किया, आपके आंसर देख रहे हैं, बिना मतलब आप क्वेश्चन यहाँ लिखे पहले ही आप आंसर दे रहे हो, मतलब आपका बेहतरीन रहा है। दूसरा, गोदारा सर ने भी बहुत मेहनत की रीजनिंग के मामले में, संस्थान के प्रत्येक फैकल्टी ने बहुत मेहनत की। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भविष्य में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके लिए हम आपका साथ भरपूर देंगे, जैसा इस एग्जाम में दिया और आगे देते भी रहेंगे। हाँ, शर्त यह कि आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ
मेहनत के साथ संस्थान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। गोदारा सर, आप भी थैंक यू कह दीजिए बच्चों का एक बार। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी हमें इतना प्यार दिया उसके लिए, और इसी प्रकार आप प्यार देते रहना, इसी प्रकार हम आपको पढ़ाते रहेंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। राम राम सा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके।